8 साल पहले मैं राजधानी का क्राउन प्रिंस था, लेकिन हालात ऐसे बदले कि मैं एक भिखारी बन गया। और उसी वक्त मेरी जिंदगी में सुमुयान आया, जिसने मुझे अपने घर ले जाकर एक नई जिंदगी दी। दिन में मैं उसका पर्सनल सेक्रेटरी बनकर उसकी कंपनी के सारे अफेयर्स हैंडल करता था, हर डिसीजन में उसका राइट हैंड था। और रात में मैं उसका स्वीट लवर बन जाता था। हर रात उसके साथ रहते हुए मैंने यही सोचा था कि अब यही मेरी पूरी जिंदगी है, मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगा। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब वो लड़का लिन जियांग हमारी जिंदगी में आया, और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इस्तेमाल होने वाला टूल हूँ। हर दिन मैं उन दोनों को साथ देखता था, उनकी क्लोजनेस मुझे अंदर से तोड़ रही थी, लेकिन फिर भी मैं चुप था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। पर आखिरकार एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे जाना होगा। उस दिन मैं उसके सामने खड़ा हुआ और शांत आवाज में कहा, मिस्टर सू, ये मेरा रिजेशन है। और अपने हाथ में पकड़ा हुआ रिजेशन लेटर मैंने टेबल पर रख दिया। मेरे सामने खड़ी सू मुयान की आंखों में ठंडापन था, उसका चेहरा बिल्कुल कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई गंदी चीज हूँ। पास में खड़ा लिन जियांग थोड़ा कंफ्यूज्ड था। उसने धीरे से कहा, ब्रदर शेन, ऐसा मत करो, क्या आप और मिस्टर सू के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? लेकिन मैं समझ चुका था कि ये सब सिर्फ दिखावा है। लिन जियांग हमेशा मासूम बनने का नाटक करता है ताकि वो सुमुयान के और करीब आ सके, और शायद इसी वजह से वो उसे इतने अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था। सुमुयान ने ठंडे लहजे में कहा, सोचो खुद। और मैं बस हल्के से सिर हिलाकर बोला, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, लिन जियांग के चेहरे पर छुपी हुई खुशी साफ दिख रही थी, लेकिन उसने तुरंत अपने इमोशंस को दबाते हुए कहा, मिस्टर सू, आप ब्रदर शेन को सच क्यों नहीं बताते? इस पर सू मुयान ने उसकी तरफ देखा और ठंडे अंदाज में बोला, शेन यानसी, वो सिर्फ मेरा रखा हुआ लवर है, एक डॉग है। वो अपने मास्टर को छोड़कर जा ही नहीं सकता। चिंता मत करो, अब आओ, मेरे कंधे दबाओ। और लिन जियांग तुरंत उसके पीछे जाकर उसके कंधे दबाने लगा। कंपनी छोड़ने के बाद मैं सीधा उस विला में गया जहां मैं और सुमुयान साथ रहते थे। उस घर की हर छोटी चीज में मेरी यादें बसी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो शायद ही वहां आता था, और मुझे सोचने की जरूरत भी नहीं थी। मैं जानता था कि वो लिन जियांग के साथ बिजी है। मैं हल्के से मुस्कुराया और खुद से कहा, जब नया आता है तो पुराना भुला दिया जाता है। और फिर मैंने अपना सामान पैक करना शुरू किया। मैंने सिर्फ अपने कुछ कपड़े और अपना लैपटॉप लिया, बाकी सब कुछ वहीं छोड़ दिया, जैसे उस घर के साथ अपने सारे इमोशंस भी वहीं छोड़ रहा हूँ। जब मैं विला से बाहर निकला तो एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका नहीं और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। उस दिन धूप बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसे कोई नई शुरुआत मेरा इंतजार कर रही हो। और सच में उस पल मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। विला छोड़ते ही हाउसकीपर लीशु ने तुरंत सुमुयान को कॉल किया और बताया कि मिस्टर शेन अभी अभी आए थे और अपना सामान लेकर चले गए। लेकिन ये सुनकर भी सुमुयान के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था। उसने बस इतना सोचा कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। 1 घंटे बाद मैं मोडू सिटी के सेंटर में अपने खुद के अपार्टमेंट पहुंचा। सच ये था कि मैंने काफी पहले से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, और सालों की मेहनत के बाद मेरे पास अपना हाउस, 19 शॉप्स, कई कंपनीज के शेयर्स और करीब 500 मिलियन की सेविंग्स थी। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा सुमुयान के साथ रहता था, इसीलिए इस घर में कभी शिफ्ट नहीं हुआ। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला और मैं बाहर निकला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां मेरी मुलाकात वेन जी से होगी, जो मोडू झुंडा इन्वेस्टमेंट ग्रुप का चेयरमैन है। और बिजनेस फील्ड में हम दोनों कई बार एक दूसरे से मिल चुके थे, इसलिए हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। उसने मुझे देखकर सरप्राइज होकर कहा, शनियांसी, ये घर तुम्हारा है? और मैंने काल्मली जवाब दिया, यस मिस्टर वेन। फिर वो हल्के से हंसते हुए बोला, मैं अपनी की भूल गया हूँ, मैंने सेक्रेटरी को ऑफिस भेजा है स्पेयर की लेने, आने में 1 घंटा लगेगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मेरे घर आकर वेट कर सकते हो। और मैंने सोचा कि अब मेरा सू मुयान से कोई कनेक्शन नहीं रहा, इसलिए मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अंदर जाकर मैंने उसे पानी दिया और उसने मुझे ध्यान से देखते हुए पूछा, सुना है तुमने मिस्टर सू को छोड़ दिया? मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर वैन को न्यूज जल्दी मिल जाती है। इस पर वो थोड़ा प्राउड होकर बोला, वो मुझे कई बार हरा चुका है, इसलिए मैं उस पर नजर रखता हूँ। फिर अचानक उसने मुझे गहराई से देखते हुए पूछा, तो क्या तुम्हारे दिल में कोई है? मैंने थोड़ी देर सोचा और कैजुअली कहा, अभी के लिए तो सिर्फ आप। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे खुद ही महसूस हुआ कि ये बात कुछ ज्यादा ही एम्बिगुअस लग रही है। वेन जी ने मेरी आंखों में देखते हुए सीधा पूछा, तो क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ? और जैसे ही मैं जवाब देने वाला था, तभी मेरा फोन अचानक बज उठा। कॉल सीधे कट गया और माहौल में हल्की सी चुप्पी छा गई। वेन जी ने मुझे क्यूरियस नजरों से देखते हुए कहा, लगता है कोई तुम्हें सीरियसली ट्रैक कर रहा है। मैंने हल्का सा सिर हिलाकर काल्मली जवाब दिया, कोई बात नहीं, अभी मैं बस लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, जो मन करे वो करना चाहता हूँ, वर्क के बारे में फिलहाल सोचना नहीं चाहता। मेरी बात सुनकर वेन जी भी सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, मैं अग्री करता हूँ, इस मेसी बिजनेस सर्कल में भी तुम बहुत केपेबल हो, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी क्लीन है, इसीलिए ये छोड़ना सही डिसीजन है। फिर उसने सीधा पूछा, अब आगे क्या करने का प्लान है? मैं कुछ देर सोच में डूब गया और फिर धीरे से बोला, शायद कुकिंग। ये सुनते ही वेन जी के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। वो ऑलमोस्ट खुश होते हुए बोला, ये तो ग्रेट है। उसकी रिएक्शन देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया और पूछा, तुम्हें भी कुकिंग पसंद है? इस पर उसने तुरंत सिर हिलाकर हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे सिर्फ खाना पसंद है, बस ये नहीं पता कि आज
आज मुझे ये लक मिलेगा या नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और मैंने कैजुअली कहा, अगर ऐसा है तो आपके लिए खाना बनाना मेरे लिए ऑनर होगा। उसी समय दूसरी तरफ मोडू के एक लग्जूरियस केटीवी रूम में सुमुयान बीच में बैठी हुई थी। उसके आसपास कुछ खूबसूरत लड़कियां सज धज कर बैठी थीं और उनके बीच में थोड़ी मोटी लड़की लिन वेइवेई सुमुयान के पास बैठकर कैजुअली पूछती है, क्या शेन यानजी ने रिजाइन कर दिया? जैसे ही शेन यानजी का नाम सुमुयान के कानों में पड़ा, उसके चेहरे का प्रेशर अचानक बदल गया। उसने थोड़ी सख्ती से पूछा, तुम्हें कैसे पता? इस पर लिन वेइवेई ने आराम से जवाब दिया, पूरे सर्कल को पता है, सुना है कि लू डोंग ने तुरंत उससे कांटेक्ट किया और उसे अपनी कंपनी में बुलाना चाहता है। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर खुद इंटरेस्टेड है। ये सुनते ही सुमुयान ने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली, जैसे कोई उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा हो, और उसके इस रिएक्शन से पूरा कमरा कुछ पल के लिए साइलेंट हो गया। लिन वेइवेई ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन उसने ये भी कहा है कि वो फिलहाल ब्रेक लेना चाहती है। ये सुनकर सुमुयान ने गहरी सांस ली और खुद को काम करते हुए बोली, शेन यानजी बस मुझसे नाराज है, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो खुद को कन्विंस कर रही हो। फिर उसने कहा, वो इन दिनों बहुत टायर्ड थी, उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए, कुछ दिनों में खुद वापस आ जाएगी। पास में बैठा रुआन शिंग्याओ ये सब सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ और बोला, अरे यार, मैं तो उसे हायर करना चाहता था। मेरे डैड चाहते हैं कि मैं कंपनी ज्वाइन करूं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए सोचा था उसे अपने पास ले आऊं। सुमुयान ये सब सुनकर अंदर से थोड़ा रेस्टलेस हो गई। उसने अचानक खड़े होकर कहा, मैं बाथरूम जा रही हूँ, और बिना किसी को देखे दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। कुछ मिनट बाद जब वो बाथरूम से बाहर आई और हाथ धो रही थी, तभी उसे पास से एक आवाज सुनाई दी, मैं किसी को कॉल नहीं कर रही थी। सुमुयान ने मुड़कर देखा तो सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड सोंग शुरान खड़ी थी। उसने थोड़ा काम होकर कैजुअली पूछा, तुम बाहर क्यों आ गई? फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, वैसे भी आज तुम बार बार अपना फोन चेक कर रही हो, अगर मुझे सही याद है तो तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया। सुमुयान ने सीरियस टोन में फिर वही बात दोहराई, वो वापस आएगी? ये सुनकर सोंग शुरान ने गहरी सांस ली और थोड़े हैवी टोन में बोली, मुझे नहीं पता तुमने क्यों लिन जियांग को उसे हर्ट करने दिया, यहाँ तक कि उसे आईसीयू तक पहुंचा दिया, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि अगर वो सच में चली गई तो तुम टूट जाओगी। फिर उसने दोस्त होने के नाते एडवाइस देते हुए कहा, इसलिए मेरी मानो, उससे कांटेक्ट करो। लेकिन सुमुयान इस पर हल्का सा हंस दी और बोली, शुरान, मुझे कोई प्योर लव वाली लड़की मत समझो, वो सिर्फ एक लवर थी, अगर वो वापस नहीं भी आई तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मत भूलो कि अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास काउंटलेस लवर्स हो सकते हैं। सोंग शुरान ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने पीछे मुड़कर कहा, वैसे एक बात, मेरे लोगों ने बताया है कि वेन जी और शेन यानसी अब नेबर्स हैं और अभी वो उसके घर में है, उसका क्या इंटेंशन है ये तुम समझ सकती हो। ये कहकर वो चली गई। दूसरी तरफ मोडू के एक सुपरमार्केट में मैं और वेन जी साथ खड़े थे। वो एक्साइटेड होकर एक एक चीज उठाते हुए कह रहा था, यानसी ये भी लेते हैं, और ये भी, ये वाला भी बहुत टेस्टी लगता है, क्या करूं, सब खाना चाहता हूँ। उसकी ये चाइल्डिश साइड देखकर मुझे हल्की हंसी आ गई और मुझे याद आया कि पिछली बार मैं इतना रिलैक्स तब था जब मेरे पेरेंट्स जिंदा थे। मैंने उसे देखते हुए जेंटली मुस्कुराकर कहा, जो भी खाना है ले लो, मैं सब बना दूंगा। मेरी बात सुनकर वो जेन्युइनली खुश हो गया और बोला, तुम हर चीज में इतने परफेक्ट कैसे हो? चलो फिर मैं वेजिटेबल्स वॉश कर देता हूँ। उसके बाद किचन में हम दोनों साथ में काम करते हुए कैजुअली बात कर रहे थे। उसने पूछा, डैड ने कहा कि तुम अब किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं करोगे तो आगे क्या करोगे? मैंने थोड़ा सोचकर कहा, पहले थोड़ा रेस्ट करूंगा, फिर रेगुलरली कुकिंग सीखूंगा, और अगर बहुत बोरिंग लगा तो कहीं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लूंगा। मेरी ये बात सुनकर वैन जी थोड़ा हंसते हुए बोला, सिक्योरिटी गार्ड? अगर तुमने ये जॉब की तो सोसाइटी की सारी सिंगल विमेन, वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन देखी तो मेरी आईब्राउज हल्की सी सिकुड़ गई। मैंने गहरी सांस ली और कॉल उठाते हुए कहा, अंकल ली। दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर शेन, मैडम आज ड्रंक हैं, क्या आपको पता है उनका स्टमक मेडिसिन कहाँ रखा है? मैंने एक पल चुप रहकर कामली जवाब दिया, बेडरूम के राइट साइड वाले कैबिनेट में, ऊपर से नीचे तीसरा कैबिनेट। मैंने कामली बताया। कुछ ही सेकंड्स बाद अंकल ली की आवाज आई, जी मिस्टर शेन, मिल गया, लेकिन मिस की तबीयत अभी ठीक नहीं है, क्या आप आकर उनका ख्याल रखेंगे? पहले होता तो मैं बिना सोचे तुरंत मान जाता, लेकिन आईसीयू के उन दिनों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था, इसलिए मैंने शांत लेकिन क्लियर टोन में कहा, अंकल ली, घर पर इतने नैनीज हैं, मैं नहीं आऊंगा, और मैं रिजाइन कर चुका हूँ। अब मेरा मिस्टर सू से कोई रिलेशन नहीं है, बेहतर होगा आगे से मुझे कांटेक्ट न करें। तभी मेरे पास खड़े वेनजी ने कैजुअली पूछा, तुम ये स्वॉलोज नेस्ट खाते हो? मैं एक पल के लिए रुका, फिर नॉर्मल होकर बोला, हाँ मेरे बोल में डाल दो। और फिर मैंने फोन पर कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं कॉल रखता हूँ। कॉल कटते ही दूसरी तरफ अंकल ली लिविंग रूम में खड़े पसीना पोंछ रहे थे। मिस देखिए, सोफे पर बैठी सुमुयान का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। उसने दांत भींचते हुए कहा, वेन जी, सच में वही है, डैमन इट, वो दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? उसकी मुट्ठी कस गई। स्वॉलोज नेस्ट तक शेयर कर रहे हैं, कितना क्लोज हो गए हैं। फिर उसने तुरंत आदेश दिया, अंकल ली, लिन जियांग को बुलाओ, और कुछ ही देर में कॉल लग गया। इधर खाना खत्म करने के बाद मैंने वैन जी को डोर तक छोड़ा और वापस आकर बेड पर लेट गया। कैजुअली अपने मोमेंट्स स्क्रॉल कर रहा था कि अचानक लिन जियांग का पोस्ट मेरी नजर में आया। एक सिंपल कैप्शन, एक खूबसूरत दिन का खूबसूरत एंडिंग होना चाहिए, और
साथ में फोटो जिसमें वो एक रिंग पकड़े हुए था, वो रिंग जो मैंने खुद सुमुयान के लिए खरीदी थी, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा कि कंपनी में कोई हमारे रिलेशन के बारे में जाने। उसने कभी मुझे ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया और अब वही रिंग लिन जियांग के हाथ में थी, जैसे एक साइलेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ये सोचकर मैंने हल्का सा हंसते हुए सिर हिलाया। छोड़ो अब इन सब बातों का क्या मतलब, और मन ही मन कहा वो अपनी सनी रोड चले, मैं अपनी पॉइजनस ब्रिज, जैसे हमारा रास्ता अब पूरी तरह अलग हो चुका हो। उसी वक्त दूसरी तरफ सू मुयन फोन पर सोंग शुरान से बात कर रही थी। सोंग शुरान ने सीधे कहा, अगर मुझे सही याद है तो ये रिंग शेन यानसी का तुम्हें दिया पहला गिफ्ट था और तुमने उसे सीधे लिन जियांग को दे दिया। ये प्रैक्टिकली एक अनाउंसमेंट है। उसकी आवाज में साफ सरप्राइज था। वैसे भी लिन जियांग कुछ खास नहीं लगता, थोड़ा स्कीमिंग भी है, लेकिन सुमुयान ने इसे कैजुअली डिसमिस करते हुए कहा, बस एक रिंग ही तो है, कोई खास कीमत नहीं, उसे पसंद आई तो दे दी। सोंग शुरान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम बिजनेस में इतनी स्मार्ट हो लेकिन इस मामले में क्लियरली नहीं देख पा रही। फिर उसने टायर्ड होकर कॉल कट कर दिया। कॉल खत्म होने के बाद सू मुयन बैल्कनी में खड़ी होकर नीचे जाती हुई कार्स को देखती रही। शहर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि अगर दो लोग खुद कोशिश न करें तो शायद कभी दोबारा मिल ही ना पाए। 8 साल में ये पहली बार था जब उनके बीच ना कोई खबर थी ना कोई मुलाकात। थोड़ी देर बाद वो बेडरूम में गई और अंदर के फेमिलियर लेआउट को देखती रही, जो पहले उसे मीनिंगलेस लगता था, लेकिन आज वही सब उसे स्ट्रेंजली वार्म लग रहा था। वो बेड पर बैठ गई, फोन हाथ में लेकर कुछ देर हेजिटेट करती रही और फिर फाइनली नंबर डायल कर दिया। कॉल कनेक्ट होते ही उसकी ठंडी आवाज आई, आगे से अपने घर का गार्बेज खुद ले जाया करो। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, फिर हल्की ठंडी हंसी के साथ बोला, सुडोंग, उन चीजों का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं, जो करना है आप खुद कर लीजिए। मेरी बात सुनकर उसने फोन कसकर पकड़ लिया और कहा, शेन यानसी, मजा आ गया बाहर जाकर। मैंने बिना इमोशन के जवाब दिया, सुडोंग, कुछ बेकार चीजों को फेंक देना ही सही है, और खर्चे की बात है तो इस महीने की मेरी सैलरी अभी मिली नहीं, उसी को कॉस्ट समझ लेना। ये कहकर मैंने बिना एक सेकंड रुके कॉल कट कर दिया। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। पार्क में सुबह की फ्रेश हवा में जॉगिंग करते हुए मुझे एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। वहां सिर्फ कुछ बूढ़े लोग और कपल्स थे और इस सिंपल रूटीन ने मेरे दिमाग को पूरी तरह रिलैक्स कर दिया, जैसे जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हो। वापस आते वक्त मेरी मुलाकात वेन जी से हुई, जो अभी अभी उठा था। मैंने कैजुअली कहा, क्या खाना है, जो बोलोगे बना दूंगा। सिर्फ 15 मिनट में 2 बोल्स टोमेटो एग नूडल्स तैयार होकर टेबल पर आ गए, लेकिन खाने से पहले ही वेन जी अचानक बोला, रुको, पहले फ्रेंड सर्कल पोस्ट करता हूँ। और उसने तुरंत नूडल्स की फोटो ली, यहाँ तक कि मेरे हाथ और उंगलियों को भी फ्रेम में ले लिया। उसी वक्त दूसरी तरफ सुमुयान लिविंग रूम में बैठी थी। उसके सामने रखा खाना टेस्ट करते ही उसने भौहें सिकोड़ ली। इतना सॉल्टी क्यों है? उसकी आवाज सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग कांप गए। उन्हें पता था कि प्रॉब्लम खाने में नहीं बल्कि उस इंसान की कमी में है जो पहले ये सब बनाता था, लेकिन कोई ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सबने सिर झुका लिया। अंकल ली धीरे से बोला, मिस, मैं दूसरा बना देता हूँ। लेकिन सू मुयन ने ठंडे स्वर में कहा, जरूरत नहीं, मैं यही खाऊंगी। और फिर उसने धीरे धीरे वही खाना खाना शुरू किया, साथ ही फोन उठाकर अपने फ्रेंड सर्कल स्क्रॉल करने लगी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। जब सू मुयन ने वेन जी का फ्रेंड सर्कल देखा तो उसके दिमाग में तुरंत एक ही ख्याल आया, क्या ये दोनों कल साथ ही रह रहे थे? ये सोचते ही उसने गुस्से में चॉपस्टिक्स जोर से टेबल पर रख दी और बिना कुछ कहे विला से बाहर निकल गई। उधर मैं और वेन जी खाना खत्म कर चुके थे। वो खड़ी हुई हल्की सी स्माइल के साथ बोली, मैं ब्रशिंग करके आती हूँ, आज तुमने बहुत मेहनत की। मैंने भी मजाक में मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा? मेरी बात सुनकर वो कुछ सेकंड्स के लिए सीरियसली सोचने लगी और फिर अचानक बोली, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। उसकी ये बात सुनकर मैं हंस पड़ा। अरे वाह, अगर तुम्हारी कंपनी को पता चल गया कि उनकी ब्यूटी प्रेसिडेंट मेरे साथ भाग रही है तो लोग हार्ट ब्रेक्ड हो जाएंगे। लेकिन वेन जी ने बिना हंसे सीधे कॉन्फिडेंट टोन में कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो तय रहा, मैं तुमसे शादी करूंगी, ब्रदर नहीं हस्बैंड। ये बोलकर जैसे उसे डर लगा कि मैं मना ना कर दूं, वो जल्दी से बोल और चॉपस्टिक्स उठाकर किचन में चली गई। मैं उसकी पीठ को देखते हुए थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा। दिल में एक अजीब सा इंफीरियोरिटी का एहसास आया, चाहे मैं कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना बन जाऊं। सच ये था कि मैं कभी सुमुयान का लवर था और ये आइडेंटिटी शायद कभी पूरी तरह मिट नहीं सकती। ये सोचकर मैं भी किचन में चला गया और धीरे से बोला, जी एक बात कहूं? उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस थी। मैंने सीरियस होकर कहा, तुम मेरे और सुमुयान के पास्ट के बारे में जानती हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वेन जी ने अपने हाथ रोक दिए। उसकी आंखें और भी जेंटल हो गईं। वो मेरे पास आकर बोली, तुम खुद को बैड गाय क्यों समझते हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम किसी के लवर थे? लेकिन सुमुयान मैरिड नहीं थी। तुम किसी का घर तोड़ने वाले थर्ड पार्टी नहीं थे, इसीलिए इसे लवर नहीं, एक नॉर्मल रिलेशनशिप कहा जाता है। उसकी बातें सुनकर मैं चुप हो गया। वो आगे बोली, अगर इस नजर से देखो तो तुम बहुत लॉयल हो। डैड भी कहते हैं कि तुम चीजों को बहुत साफ तरीके से समझते हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। ये आइडियाज बदलना नहीं, ये सच है। वेन जी ने मेरी आंखों में देखते हुए फर्मली कहा, तो फिर खुद को बैड गाय मत कहो। मेरी नजर में तुम दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो। ये कहते हुए वो मेरे और करीब आ गई। उसकी आवाज में वार्मथ थी। और अगर अगली बार तुम मुझे रिजेक्ट भी करो तो ये मत कहना कि तुम बुरे हो, बस ये कहना कि हम कंपैटिबल नहीं
नहीं है, समझे? मैंने उसकी आंखों में सिंसेरिटी देखी, दिल में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई और मैंने धीरे से कहा थैंक यू। ये सिंपल वर्ड्स मेरे दिल से निकले थे, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि शायद मुझे खुद को कम समझने की जरूरत नहीं है। व्हेन जी हंस पड़ी, सिल्ली, अब जब बात हो ही गई है तो मैं भी एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगी, आज से मैं यहीं रहूंगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया, लेकिन वो तुरंत मुस्कुराते हुए बोली आखिर मुझे तुम्हें परस्यू भी तो करना है, उसके लिए साथ रहना जरूरी है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, क्या कहते हो? उसने उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखा और मैंने हल्का सा सिर हिलाकर कहा ठीक है, क्योंकि जब मैंने अतीत को छोड़ने का फैसला कर लिया है तो शायद एक नई शुरुआत ट्राई करना गलत नहीं होगा। उसी दिन वेंजी को काम पर जाना था, इसीलिए वो सुबह 8 बजे निकल गई। पीछे घर में सिर्फ मैं और उसका छोड़ा हुआ प्रिजर्व्ड एग था। घर में अकेले रहते हुए मुझे लगा कि एक पेट होना भी अच्छा होता है। तभी अचानक डोर पर नॉक हुआ। मैंने सोचा शायद वेंजी कुछ भूल गई होगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला सामने सू मुयान खड़ी थी। मैं थोड़ा चौंक गया। मिस्टर सू, आप यहाँ? उसकी ठंडी नजरें मुझे अनकंफर्टेबल कर रही थी। वो हल्का सा हंसते हुए बोली मैं क्यों नहीं आ सकती? या तुम्हें डर है कि मैं कुछ देख लूंगी जैसे वेंजी? उसकी बात में साफ जेलसी थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा आप यहाँ क्यों आई हैं? वो अचानक टोन बदलकर सार्कास्टिकली बोली तो तुमने रिजाइन इसलिए किया ताकि नया इंसान ढूंढ सको? इतने साल मेरे लवर रहे, अब वेंजी के लवर बन गए? उसकी बातें तानों से भरी थीं। या फिर जब वो तुमसे बोर हो जाएगी तो किसी 60 साल की रिच वुमन के पास चले जाओगे? उसकी ये बातें सुनकर मेरा पेशेंस खत्म हो गया। मैंने ठंडे स्वर में कहा मिस्टर सू बस कीजिए, लेकिन वो हंसती रही। तभी उसकी नजर पास रखे प्रिजर्व्ड एग पर पड़ी। उसने इशारा करते हुए कहा ये डॉग भी यहाँ है, मतलब तुम दोनों साथ रह रहे हो। फिर उसने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और टेबल पर फेंकते हुए बोली इसमें 1 मिलियन यूएन है, इसे इस बार की फी समझ लो। उस पल ह्यूमिलिएशन की एक लहर मेरे अंदर उठी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। मेरी आवाज सख्त थी। मिस्टर सू, आप हद पार कर रही हैं। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा आपने मेरी मदद की थी, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने भी 8 साल कंपनी को दिए हैं। जो वैल्यू मैंने दी है वो एक 100 बिलियन से कम नहीं होगी, और आईसीयू में भी मैंने आपके लिए सब सहा। मेरी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। तो अब आपके एहसान मेरे लिए खत्म हो चुके हैं। अब मैं बस अपने लिए जीना चाहता हूँ। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए यहीं खत्म करते हैं। मेरे शब्द साफ और फाइनल थे, और सुमुयान बस खड़ी रह गई, अपने गाल को छूते हुए, जैसे पहली बार उसे इस सच्चाई का एहसास हुआ हो। वो जाते जाते मेरी तरफ मुड़ी और ठंडी नजरों से देखते हुए बोली शेन यान्सी, तुम्हें पता होना चाहिए मुझे आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, तुम पहले हो। इतना कहकर सू मुयान बिना पीछे देखे चली गई। मैं वहीं खड़ा उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा और मेरे दिल में एक अजीब सा भारीपन आ गया। मैंने हमेशा सोचा था कि ये रिश्ता एक डिसेंट तरीके से खत्म होगा, लेकिन आखिर में ये इतना बिटर और अनबियरेबल हो जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उधर सुमुयान कार में बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा और आंखें खाली थीं। उसने फोन निकाला और अपने बेस्ट फ्रेंड ग्रुप में मैसेज किया ओल्ड प्लेस, आज ड्रिंक मेरी तरफ से। थोड़ी ही देर में वो के टीवी पहुंच गई और बिना रुके एक के बाद एक ग्लास पीने लगी, जैसे वो शराब नहीं बल्कि अपने इमोशंस को खत्म कर रही हो। उसे इस हालत में देखकर सॉन्ग शुरान ने उसका हाथ पकड़कर रोका। अगर तुम ऐसे पीती रही तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगी, खुद को इतना टॉर्चर मत करो। लेकिन सू मुयन ने हल्के और टूटे हुए टोन में कहा मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, और फिर से ग्लास उठा लिया। उसी समय मैं घर पर पिडेन के साथ खेल रहा था कि अचानक सॉन्ग शुरान का कॉल आया। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। शेन यान्ची, मोयन खुद को मार डालने जैसा पी रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या तुम आ सकते हो? उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर ठंडे स्वर में बोला मिस सॉन्ग, मेरा और मिस सू का अब कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन वो फिर बोली मुझे पता है लिन जियांग की गलती है, लेकिन पुराने रिश्ते के लिए ही सही आकर एक बार बात कर लो। मैंने हल्की सी कोल्ड हंसी के साथ कहा अगर उस समय सच में प्यार होता तो मैं रिजाइन नहीं करता। लिन जियांग को कॉल करो, वही हैंडल करेगा। ये कहकर मैंने बिना हेजिटेशन के कॉल कट कर दिया। उधर के टीवी में सू मुयान की हालत और खराब होती जा रही थी। सॉन्ग शुरान ने उसे देखकर एक लंबी सांस ली। शायद वो सोच रही थी कि नशे में ही सही उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे सुमुयान एक के बाद एक ग्लास पीती गई, सबको उसके गाल पर पड़ा हैंडप्रिंट दिख गया और सभी समझ गए कि कुछ सीरियस हुआ है। आखिरकार सॉन्ग शुरान ने उठकर उसके हाथ से ग्लास छीन लिया और गुस्से में बोली क्या खुद को मारना चाहती हो? सुमुयान ने उसे गुस्से और दर्द भरी नजरों से देखा। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं खुद को भूल जाऊं? उसकी आवाज कांप रही थी। सॉन्ग शुरान ने सॉफ्टली कहा कम से कम बताओ तो सही क्या हुआ? कुछ पल की चुप्पी के बाद सुमुयान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा शेन यान्सी वैन जीई के साथ रह रहा है। उसके शब्दों में एक दबा हुआ गुस्सा और दर्द था। वो मेरे सबसे बड़े राइवल के साथ रह रहा है। क्यों? आखिर क्यों? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। सू मुयान ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज भारी हो गई और ये थप्पड़ उसने मारा, और सच कहूं तो मैं डिजर्व करती थी। उसने हल्की सी कड़वी हंसी के साथ कहा मैं भूल गई थी कि वो कितना सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान है। फिर उसने बोतल उठाई और सीधे उसे पीने लगी। अब शायद उसकी नजर में मैं सबसे नफरत करने वाली इंसान बन चुकी हूँ। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिन जियांग का नाम था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई चेयरमैन सॉरी, मुझसे प्रॉब्लम हो गई। वो सही से बोल भी नहीं पा रहा था। सुमुयान ने ठंडे स्वर में पूछा क्या हुआ? लिन जियांग हिचकते हुए बोला मैंने कॉन्ट्रैक्ट में
डेसिमल पॉइंट गलत डाल दिया और सामने वाले मिस्टर लू ने मुझे डांटा तो मैंने भी गुस्से में उन्हें जवाब दे दिया। सु मुयान ने बिना इमोशन के सब सुना। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा, डेसिमल गलत डालना तुम्हारी एबिलिटी की प्रॉब्लम है, गलती करके रोना और क्लाइंट से लड़ना ये स्टुपिडिटी है। फिर उसने फोन दूसरे पर्सन को देने को कहा। डीप ब्रेथ लेकर अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, चेयरमैन मिस्टर लू बहुत नाराज हैं, उन्हें लगता है हमने रिस्पेक्ट नहीं दी, शायद कोऑपरेशन विथड्रॉ हो सकता है। सु मुयान ने बिना एक पल सोचे कोल्ड टोन में कहा, विथड्रॉ करना है तो कर दो। सामने वाला तुरंत बोला, लेकिन ये लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन है, इसे ऐसे छोड़ना सही नहीं होगा। लेकिन सु मुयान ने बात खत्म करते हुए कहा, बस कोऑपरेशन कैंसिल, और उसने कॉल कट कर दिया। इस पूरी सिचुएशन को देखकर लिन जियांग के चेहरे पर एक छुपी हुई खुशी थी, जैसे उसका प्लान काम कर गया हो। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं हैरान रह गया, ये इंसान पागल हो गया है क्या? इतनी बड़ी डील सिर्फ लिन जियांग की गलती पर कैंसिल कर दी। लेकिन फिर मैंने खुद को रोका, अब मेरा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए सोचना बेकार था। दोपहर होने वाली थी। मैंने कैजुअली वेन जी को मैसेज किया, आज लंच के लिए घर आ रही हो? और कुछ ही सेकंड्स में उसका रिप्लाई आ गया, जैसे वो पहले से ही वेट कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं या नहीं? मैंने हल्के टीजिंग टोन में मैसेज किया। तुरंत वेन जी का रिप्लाई आया, ऑफ कोर्स चाहती हूँ, लेकिन आज तो मैं किसी को बहुत मिस कर रही हूँ। उसका ये मैसेज पढ़कर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने प्लेफुल अंदाज में रिप्लाई किया, और फिर मजबूरी में तुम्हें मेरी याद आ गई। कुछ ही सेकंड्स में उसका एंग्री इमोजी आ गया। उसकी ये नॉटी एटीट्यूड देखकर मैं हंस पड़ा। मैंने फिर लिखा, चलो अब लैंग्वेज ठीक से अरेंज करके दोबारा बोलो। उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, हाँ मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। हैप्पी? मैंने शॉर्ट रिप्लाई किया, सोच रहा हूँ। वो हंसते हुए लिखती है, हो हे बस यही सही जवाब है, मैं दोपहर तक घर आ जाऊंगी। मैंने भी तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है मैं लंच बनाऊंगा, क्या खाना है? उसने बिना सोचे लिखा, कुछ भी, तुम जो बनाओगे वही पसंद है। उसका ये जवाब पढ़कर मेरे अंदर एक अजीब सी वार्मत आई। मैंने कैजुअली रिप्लाई किया, ठीक है मैं डिसाइड कर लेता हूँ। दूसरी तरफ कंपनी का कॉल खत्म करने के बाद सु मुयन फिर से सामने रखी वाइन पीने लगी। सॉन्ग शुरान उसे देखती रही और अंदर ही अंदर साई करते हुए सोची, काश इसे बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। तभी सुमुयान का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और तुरंत कॉल उठाया। ये उसके फादर का कॉल था। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है समझ गई, और बिना ज्यादा बात किए कॉल कट कर दिया। सॉन्ग शुरान ने उसकी एक्सप्रेशन देखकर पूछा, क्या हुआ मुयान? सु मुयान ने शॉर्ट रिप्लाई दिया, डैड ने घर बुलाया है। दोनों के बीच हमेशा से रिलेशन अच्छा नहीं रहा था। उसके पेरेंट्स ने कंपनी जीरो से शुरू की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी मदर ने घर संभालना शुरू कर दिया और उसके फादर बाहर गलत रास्तों में पड़ गए। जब सच सामने आया तो उसकी मदर को हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। उस समय सु मुयन सिर्फ 14 साल की थी। तभी से उसके और उसके फादर के बीच हर मुलाकात एक लड़ाई में बदल जाती थी। सॉन्ग शुरान ने हेजिटेंट होकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूं? लेकिन सुमुयान ने सिर हिलाकर कहा, जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगी, और बिना रुके रूम से निकल गई। करीब 3 घंटे बाद वो शहर के बाहर स्थित अपने पुराने विला पहुंची, जहां वो 18 साल की उम्र तक रहती थी। उस जगह पर कदम रखते ही उसे हमेशा एक घुटन महसूस होती थी, क्योंकि वहीं उसकी मदर की मौत की यादें जुड़ी थीं। ड्राइवर ने कंसर्न के साथ पूछा, मिस आप ठीक हैं? उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये जवाब जितना ड्राइवर के लिए था उतना ही खुद को समझाने के लिए भी। वो धीरे धीरे अंदर गई। लिविंग रूम में उसका फादर सोफे पर बैठा था। उम्र 50 से ऊपर होने के बावजूद उसके अंदर एक अलग ही एलिगेंस थी। सुमुयान ठंडे अंदाज में सामने बैठ गई और बोली, मुझे क्यों बुलाया? उसकी आवाज में ठंडापन और हल्की भारीपन थी। उसके फादर ने उसकी हालत देखकर पूछा, काफी पी रखी है? सु मुयन ने भौहें सिकोड़कर कहा, इससे आपको क्या? फिर सीधा बोली, अगर कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। उसके फादर ने सीधे पूछा, शेन यान्ची के साथ क्या हुआ? उसने रिजाइन क्यों किया? सु मुयन ने हल्की इरिटेशन के साथ कहा, और क्या उसे यहाँ काम नहीं करना था? फिर उसके फादर ने पूछा, और लिन जियांग? सु मुयन ने बिना हेजिटेशन के कहा, वो मेरा लवर है और शेन यान्ची भी था। ये सुनते ही उसके फादर गुस्से में खड़े हो गए। क्या तुम पागल हो गई हो? एक लवर के लिए तुमने इतना इंपॉर्टेंट इंसान खो दिया और कंपनी का फ्यूचर भी रिस्क में डाल दिया। तुम्हारी समझदारी कहाँ गई? सु मुयन ने ठंडी हंसी के साथ उसकी तरफ देखा। आप मुझे अक्यूज करने वाले कौन होते हैं? क्या आप इसके लायक हैं? मेरी माँ आपकी वजह से मरी थी। वो आखिरी वक्त में भी चैन से आंखें बंद नहीं कर पाई, इसीलिए आपको मुझे जज करने का कोई हक नहीं है। ये कहकर वो उठने लगी, लेकिन उसके फादर ने धीमे और पछतावे भरे स्वर में कहा, मुझे पता है मैं गलत था और मुझे माफी की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन मुयन, शेन यान्ची तुम्हारे लिए सच्चा था। इतने साल वो तुम्हारे साथ रहा, जरूर तुम्हारे दिल में भी कुछ फीलिंग्स होंगी। अगर ऐसा है तो उन्हें समझो, मेरी तरह पूरी जिंदगी रिग्रेट मत करना। उसकी आवाज में दर्द साफ था। लिन जियांग को छोड़ दो, शेन यान्सी के पास वापस जाओ। सुमुयान कुछ पल के लिए चुप रही, फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, और बिना पीछे देखे विला से बाहर चली गई। उसी वक्त दूसरी तरफ मैं और वेनजी डाइनिंग टेबल पर बैठे सिंपल लंच एंजॉय कर रहे थे। वो पूरे मजे से खाना खा रही थी, जैसे दुनिया की सारी खुशी उसी में हो। उसे ऐसे देखते हुए मैं खुद को रोक नहीं पाया और हंसते हुए बोला, अरे धीरे खाओ, देखो खुद को। उसकी केयर फ्री स्माइल ने माहौल को पूरी तरह हल्का और वार्म बना दिया। मैं उसे खाते हुए देख रहा था और मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी तो डाउट होता है कि तुम वही रिच वेनजी हो जिसे मैं जानता हूँ। उसने फोक रखते हुए हल्के कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, तुम क्या जानो
नो, मैं तुम्हें इमोशनल वैल्यू दे रही हूँ। उसकी आंखों में शरारत थी। फिर हंसते हुए बोली, इंटरनेट पर नहीं पढ़ा क्या, बॉयफ्रेंड को ज्यादा प्रेज करो तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी बात सुनकर मैं हल्का हंस पड़ा और उसके प्लेट में एक पीस सी ककड़ी रखते हुए कहा, तो फिर ज्यादा खाओ। उसने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा और खुद भी एक पीस उठाया। फिर मुझे देखते हुए बोली, तुम क्यों नहीं खा रहे? मैंने कैजुअली कहा, सुबह ज्यादा नहीं खाया, एपेटाइट नहीं है। वो तुरंत प्लेफुल टोन में बोली, मुझे लगा तुम कहोगे कि तुम शाई हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो रीजन भी है। फिर उसने टीजिंग अंदाज में पूछा, तो खाओगे? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ खाऊंगा, अगर तुम खिलाओ। मेरी बात सुनकर वो हल्का ब्लश कर गई। थोड़ी देर बाद उसने ब्लैक ड्रेस पहनकर अपनी फोटो भेजी। फोटो देखते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। मैंने सिर्फ एक वर्ड रिप्लाई किया, ब्यूटीफुल। उसके बाद 2 शाई इमोजी भेज दिए। उधर स्क्रीन के उस पार वेनजी का चेहरा हल्का लाल हो गया। इसी बीच मोडू के एक हाई एंड रेस्टोरेंट में लिन जियांग एक लड़के के साथ बैठा था। वो लड़का धीरे से कह रहा था, ब्रदर एन, ये स्टॉक गारंटीड प्रॉफिट देगा। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अभी 1 मिलियन इन्वेस्ट करो तो कुछ दिनों में 10 मिलियन बन जाएगा। ये रेयर चांस है। ये सुनते ही लिन जियांग की आंखों में ग्रीड साफ दिखने लगी। उसने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है। उस लड़के ने चालाकी से कहा, सिंपल है, तुम अभी कंपनी में पावरफुल पोजीशन पर हो, थोड़ा पैसा अरेंज करना मुश्किल नहीं है, बाद में प्रॉफिट से क्वाइटली वापस कर देना, परफेक्ट प्लान है। ये सुनकर लिन जियांग ने मुट्ठी भींच ली, जैसे उसने डिसीजन ले लिया हो। इधर मैं और वेन जी भी उसी तरह एक हाई एंड रेस्टोरेंट में बैठे थे। चारों तरफ रिच और फेमस लोग थे। उसने मेनू देखते हुए मजाक में पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें बैंकरप्ट कर दूंगी? मैंने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझे खा जाओगी तो मुझे ही तुम्हें फीड करना पड़ेगा। मेरी ये बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत पूछा, अभी क्या कहा तुमने? उसके चेहरे की एक्साइटमेंट देखकर मैं जानबूझकर अनजान बन गया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए बोली, नहीं तुमने कहा था, प्लीज फिर से बोलो। उसका ये क्यूट और स्लाइटली क्लिंजी बिहेवियर देखकर मैं मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं तुम्हें फीड करूंगा। ये सुनते ही वो एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोली, याद रखना ये तुमने खुद कहा है। फिर मैंने मजाक में कहा, लेकिन तुम्हारी कंपनी को लॉस हो जाएगा। हम दोनों हंस पड़े। ऑर्डर देने के बाद मैंने मेन्यू रख दिया और आसपास नजर घुमाई। ये जगह मेरे लिए नई नहीं थी। मैं पहले भी सुमुयान के साथ यहाँ कई बार आ चुका था। फर्क बस इतना था कि तब मैं हमेशा परफेक्टली ड्रेसअप होकर आता था, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसके साथ डिसेंट दिखूं। ये सोचते ही मैं थोड़ा खो गया। तभी अचानक मुझे अपने पैर पर हल्का सा टच महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा तो वेन जी अपनी लॉन्ग ब्लैक लेग्स से मुझे टीज कर रही थी। उसकी आंखों में प्लेफुल स्पार्क था। मैंने हल्का सा सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो अब फिर से काल्म और कंपोज्ड बिजनेस एलीट बन चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए। तभी अचानक रेस्टोरेंट के एंट्रेंस की तरफ मेरी नजर गई और मैंने देखा सू मुयन और सॉन्ग शुरान अंदर आ रहे थे। मेरी आईब्राउज हल्की सी सिकुड़ गई। वहीं वेन जी ने भी मेरे एक्सप्रेशन में चेंज नोटिस किया और पीछे मुड़कर देखा। सू मुयान का चेहरा इंस्टेंटली ठंडा हो गया। सॉन्ग शुरान ने धीरे से कहा, मोयान चलो कहीं और चलते हैं। लेकिन सू मुयान ने सिर हिलाकर कहा, जरूरत नहीं, अगर वो यहाँ आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं। ये कहकर वो सीधे हमारी तरफ बढ़ी। मेरे सामने आकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, क्या कोइंसिडेंस है मिस्टर सू, यहाँ मिलेंगे ये सोचा नहीं था। मैंने भी काल्मली नाइफ नीचे रखते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ सच में कोइंसिडेंस है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोली, बस अपनी ठंडी और गहरी नजरों से मुझे देखती रही, जैसे बहुत कुछ कहना बाकी हो। मैंने शांत होकर पूछा, मिस्टर सू अब क्या हुआ? लेकिन सू मुयान का चेहरा पहले से ज्यादा ठंडा हो चुका था। उसने हल्की सी सांस छोड़कर कहा, कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि वेन जी की टाइमिंग और एबिलिटी सच में बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है। उसके शब्दों से माहौल अचानक भारी हो गया। पास बैठी सॉन्ग शुरान ने तुरंत उसकी आर्म पकड़कर हल्का सा इशारा किया कि वो चुप रहे, लेकिन सुमुयान रुकी नहीं। वो सीधे वेन जी की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी चीजें दे दूं? तुमने कहा था फ्यूनरल जैसा, है ना? ये सुनकर वेन जी ने हल्की ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, छोड़ो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर चीज में उलझते हैं। मुझे सिर्फ वही चाहिए जो मुझे पसंद है, और मैं सिर्फ शेन यान्सी को चाहती हूँ। उसकी आवाज साफ और कॉन्फिडेंट थी। मेरी जिंदगी में सिर्फ वही है, और ऑनेस्टली मुझे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए। अगर तुम नहीं होती तो शायद मेरा और यान्सी का कोई चांस ही नहीं बनता। ये सुनते ही सुमुयान का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ आ गईं और वो धीरे लेकिन सख्त आवाज में बोली, क्या तुम दोनों सच में साथ हो? उस पल पूरे रेस्टोरेंट में साइलेंस फैल गया। हर नजर मेरी तरफ थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बिना ज्यादा ड्रामा के कामली कहा, हाँ। मेरे इस सिंपल जवाब के साथ वेन जी के चेहरे पर इंस्टेंटली एक ब्राइट स्माइल आ गई। उसकी आंखों में हल्का सा प्राइड था। वहीं सू मुयन की मुट्ठियां कस गईं, जैसे वो खुद को रोक रही हो। कुछ सेकंड्स बाद उसने भारी आवाज में कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन बाद में रिग्रेट मत करना। मैंने उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई रिग्रेट होगा। मेरी बात सुनकर वो मुझे एक लॉन्ग स्टेयर देती रही और फिर धीरे से मुड़ी। चलो, उसने कहा और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। उसके पीछे सॉन्ग शुरान ने एक गहरी सांस ली और उसके साथ बाहर निकल गई। जाते जाते उसने बस इतना पूछा, मोयान क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? सू मोयान के कदम कुछ पल के लिए रुक गए। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, लेकिन इतना जानती हूँ कि मेरा दिल अब बहुत हर्ट है। उसकी आवाज में पहली बार कमजोरी थी। फिर वो आगे बढ़ गई। उधर रेस्टोरेंट के बाहर मैं नेचुरली वेन जी का बैग उठा चुका था। वो हल्का सा
मुस्कुराई और बोली, अगर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो हाथ पकड़ना तो अलाउड है ना। उसने खुद ही मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली थोड़ी ठंडी लेकिन सॉफ्ट थी, हल्की हवा चल रही थी। वो अचानक बोली, फोटो ले। मैंने सिर हिलाया। उसने तुरंत हमारे हाथों की फोटो क्लिक की और कैप्शन सोचते हुए बोली, व्हेन एंड क्या लिखूं। उसने भौहें उठाई। मैंने धीरे से कहा, बस वी। वो हल्का सा हंस पड़ी। सिंपल लेकिन परफेक्ट। फिर हम दोनों साथ साथ चलने लगे। कैपिटल सिटी की रात रोशनी से भरी थी। सड़कें लाल नीली लाइट से चमक रही थीं और हर तरफ यंग लोगों की आवाजें थीं। एक बार हम बार के पास से गुजरे जहां लाउड म्यूजिक बाहर तक आ रहा था। वो मुड़ी और मजाक में बोली, अंदर चलें। मैंने सिर हिलाया, नहीं ये जगह मेरे लिए नहीं है। वो मुस्कुराई, तुम सच में बहुत सीरियस टाइप हो, एकदम कैडरे जैसे। फिर हल्के टीजिंग टोन में बोली, लेकिन शायद यही चीज मुझे पसंद है। उसने मेरा आर्म पकड़ लिया और बोली, और मैं तो तुम्हारी पर्सनालिटी से ज्यादा तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने हल्का सा पूछा, मेरी लुक्स से नहीं। ये सुनते ही उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। शट अप, तुम खुद की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो। मैं हंस पड़ा, मैं तो बस पूछ रहा था। वो हल्की नाराजगी दिखाते हुए बोली, मैं ऐसी नहीं हूँ। फिर अचानक वो थोड़ा आगे भाग गई, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। मैं उसके पीछे चल पड़ा। हम दोनों सच में एक पल के लिए दो बच्चों जैसे लग रहे थे। फिर वो अचानक रुकी, मुड़ी और धीरे से पूछा, किस करेंगे। उसकी बात सुनते ही हवा भी जैसे रुक गई। स्ट्रीट लाइट के नीचे हम दोनों अकेले थे। मैंने धीरे से झुककर उसके करीब आया। वो बिना हेजिटेशन मेरे सामने खड़ी रही और फिर उसने हल्के से आंखें बंद कर ली। उसी पल हम दोनों ने एक किस शेयर किया। उसी वक्त कुछ दूरी पर एक अंधेरी जगह में सू मुयान खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने वही सीन था और वो बस हमें देखती रह गई, बिना कुछ कहे, बिना हिले। उस रात सू मुयान का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसकी नजरें नीचे झुक गईं और वो बिना कुछ बोले अंधेरे में गायब हो गई, जैसे उसने अपने अंदर का सारा इमोशन दबा दिया हो। अगली सुबह वो सीधे कंपनी पहुंची। माहौल बिल्कुल नॉर्मल था लेकिन उसके अंदर कुछ टूटा हुआ सा था। तभी लिन जियांग पहले से वहां खड़ा था और मुस्कुराते हुए आगे आया। मिस्टर सू। उसने हल्की फॉर्मल स्माइल दी। सू मुयान ने बस सिर हिलाकर रिस्पॉन्स दिया, लेकिन लिन जियांग थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोला, मुयान क्या मैं तुम्हारे विला में मूव कर सकता हूँ। वहाँ अक्सर नॉइज और फाइट्स की आवाज आती है। सू मुयान ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने का अरेंजमेंट कर दिया है। ये सुनकर लिन जियांग के चेहरे पर हल्का डिससेटिस्फैक्शन आया, लेकिन उसने उसे तुरंत हाइड कर लिया और सिर झुकाकर बोला, ठीक है, और क्वाइटली वहां से चला गया। दूसरी तरफ घर पर वेन जिए अब पूरी तरह मेरे साथ एक क्लिंजी क्यूट गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही थी। हर फ्री मोमेंट में वो मेरे पास आ जाती। मुझे देखकर बच्चा सा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे ऑफिस नहीं जाना। मैं मुस्कुराया, अगर तुम काम नहीं करोगी तो मुझे कौन संभालेगा। वो मेरे पास और करीब आकर बोली, सच में अब समझ आया कि राजा लोग इतनी जल्दी क्यों खो जाते थे। उसकी आंखों में हल्की सी प्लेफुल ऑब्सेशन थी। मैंने हल्का सा हंसते हुए पूछा, इतना ज्यादा। उसकी आंखें चमक उठी, हाँ सच में। फिर उसने इनोसेंट फेस बनाकर कहा, तो रिवॉर्ड में क्या मिलेगा। मैंने पूछा, क्या चाहिए। वो तुरंत बोली, 3 किसेस नहीं 5 किसेस। और फिर शरारती अंदाज में विंक किया। मैं मुस्कुराया और कहा, ठीक है। ये सुनकर वो खुश होकर चली गई। मैं सोफा पर बैठकर टीवी ऑन करने ही वाला था कि तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था सुफुश। मैंने तुरंत कॉल उठाया। मिस्टर सू। दूसरी तरफ से शांत और मैच्योर आवाज आई, यानसी क्या तुम अभी फ्री हो। मैंने पूछा, जी कहिए। वो हल्की सांस लेकर बोला, असल में कुछ खास नहीं, बस तुम और मुयान के बारे में बात करनी थी। उसका टोन हैवी था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। कुछ देर बाद हमने मीटिंग कैफे में डिसाइड की। जब मैं पहुंचा तो सूफू पहले से बैठा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सॉरी मैं जल्दी आ गया। मैंने कामली कहा, कोई बात नहीं। उसने पूछा, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। मैंने शांत होकर कहा, बस ब्रेक लेना चाहता हूँ, खुद को रिलैक्स करना चाहता हूँ। फिर उसने धीरे से पूछा, और मुयान। मैंने सीधा जवाब दिया, सब खत्म हो चुका है। मेरी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। वो बेटर पर्सन डिजर्व करती है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। उसने फिर पूछा, क्या सच में तुम मूव ऑन कर चुके हो। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, हाँ। उसने लंबी सांस ली, लगता है तुमने डिसीजन ले लिया है। मैं उठा और कहा, मिस्टर सू थैंक यू फॉर कंसर्न, और बाहर निकल गया। पीछे से उसकी धीमी आवाज आई, मुयान तुम बाद में रिग्रेट करोगी। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर पहुंचते ही फोन फिर बजा। इस बार मैसेज था वेन जी का, हाउसकीपर टिप, अपनी क्यूट गर्लफ्रेंड को पिकअप करो, रिवॉर्ड में 3 किसेस मिलेंगे। मैं हंस पड़ा और रिप्लाई किया, रिसीव्ड। उसने तुरंत लिखा, लंच में क्या बनाओगे। मैंने पूछा, स्वीट एंड सावर रिब्स ठीक रहेगा। उसने तुरंत रिप्लाई किया, यस। फिर प्लेफुल टोन में लिखा, थैंक यू हनी, ये मेरी स्पेशलिटी है। मैंने कोट पहना और रिब्स लेने निकल गया। रास्ते में मैंने देखा कि ये सिंपल लाइफ कितनी पीसफुल लग रही है। तभी फोन फिर बजा। इस बार कॉल था लू जेयू का। यानसी फ्री हो। उसने पूछा। मैंने हल्के मजाक में कहा, क्या हुआ। उसने एक सीरियस टोन में कहा, तुम जानते हो जंग इचन को। मैंने कहा, हाँ चाइल्डहुड फ्रेंड है। उसने बताया, उसका गेम रेडी है लेकिन फंडिंग और मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, गेम इंडस्ट्री रिस्की है लेकिन पोटेंशियल भी है। ठीक है 3 बजे उसे मेरे घर ले आओ। उसने पूछा, तुम सच में इन्वेस्ट करोगे। मैंने काल्मली कहा, देखेंगे। फिर उसने कैजुअली पूछा, और ये वेनजी वाली स्टोरी। मैंने शॉर्ट में कहा, लॉन्ग स्टोरी है, और कॉल कट कर दिया। मैं सुपरमार्केट गया रिब्स ले। घर आकर खाना बनाया और टाइम देखा तो 11 बज चुके थे। मैंने फूड बॉक्स में पैक किया और वेन जी को पिकअप करने निकल पड़ा। पार्किंग में पहुंचकर मैंने फोटो भेजी। उसने तुरंत रिप्लाई किया, हे लव यू हस्बैंड। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी धीरे धीरे किसी और डायरेक्शन में जा रही है, बहुत हल्की, बहुत रियल और बहुत पीसफुल। मेरे अंदर एक हल्की सी वार्मथ थी, जैसे दिल के किसी कोने में मिठास भर गई हो। शायद यही वो फीलिंग थी
जिसे लोग ट्रू लव कहते हैं, एक ऐसी फीलिंग जो पहले कभी नहीं हुई थी, सॉफ्ट, वार्म और नेचुरली हैप्पी। मैं मुस्कुराया और खुद से सोचने लगा कि ये सब कितना अलग है। तभी वेन जी कार में बैठते ही जोर से बोली, हस्बैंड। उसकी आवाज इतनी क्लियर और कॉन्फिडेंट थी कि मैं हंस पड़ा। आज वो पूरी तरह प्रोफेशनल लुक में थी। इयररिंग्स उसके फेस को एलिगेंट बना रहे थे और ब्लैक सिल्क सॉक्स उसकी मेच्योर ब्यूटी को और हाईलाइट कर रहे थे। मैंने हल्के मजाक में कहा, अगर तुम्हारे एम्प्लॉइज ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो कंपनी में तुम्हारी इमेज तो गई। वो तुरंत मुस्कुराई, बस देखने दो, मैंने तो बॉयफ्रेंड को हस्बैंड ही कहा है, प्रॉब्लम क्या है? उसकी ये चाइल्डिश कॉन्फिडेंस देखकर मैं हल्के से उसकी नाक पकड़कर बोला, सिली। और कार के अंदर एक वार्म साइलेंस और हैप्पीनेस फैल गई। हम दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे सब कुछ नेचुरल हो। घर पहुंचकर मैंने हॉट मील टेबल पर रखा। खुशबू फैलते ही वेन जी एक्साइटेड हो गई। इतना अच्छा स्मेल, किसका बॉयफ्रेंड इतना अच्छा खाना बनाता है? मैंने हंसकर कहा, अगर ऐसे ही तारीफ करती रही तो मेरा ईगो स्काई में उड़ जाएगा। वो तुरंत बोली, तो उड़ जाओ, मैं भी साथ उड़ूंगी। उसकी बातों में प्लेफुल टोन थी और उसे खुश देखकर मुझे अंदर से एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। खाना खाते वक्त उसने अपने हाथ से एक पीस रिब्स उठाकर मुझे दिया और सॉफ्ट वॉइस में बोली, हस्बैंड पहले खाओ। मैंने मुस्कुराकर कहा, सिली गर्ल, और एक बाइट लिया। वो मजे से खाना खा रही थी जैसे उसे दुनिया की कोई टेंशन ही ना हो। उसके चेहरे पर प्योर सेटिस्फैक्शन था। खाना खत्म होने के बाद वो अचानक उठी और बोली, आज मैं हेल्प करूंगी। मैंने कहा, नहीं तुम रेस्ट करो। लेकिन वो हंसते हुए किचन में चली गई। नो नो, मैं करूंगी। और मैं भी उसके पीछे चला गया। हम दोनों साथ में किचन में डिशेस साफ करने लगे। उस सिंपल मोमेंट में एक स्ट्रेंज पीस और हैप्पीनेस थी, जैसे पूरी दुनिया शांत हो गई हो। दूसरी तरफ सू मुयन ऑफिस में बैठी हुई थी। उसका मूड काफी हैवी था। उसने टेबल पर डॉक्यूमेंट जोर से फेंक दिए और ठंडी आवाज में पूछा, ये कोऑपरेशन क्यों इतना एक्सपेंसिव हो गया? सबऑर्डिनेट ने डरते हुए जवाब दिया, सर पहले की प्राइसिंग डायरेक्टर शेन के पर्सनल रिलेशन की वजह से थी, इसलिए डिस्काउंट मिला था। अब वो नहीं है तो प्राइस बढ़ा दिया गया है। ये सुनकर सुमुयान का फेस और ठंडा हो गया। उसने सख्ती से कहा, तो अब ये डील नेगोशिएट करो और 3 दिन में रिजल्ट चाहिए। ऑफिस का माहौल टेंस हो गया। सब साइलेंट हो गए, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही खालीपन बढ़ रहा था। उसे खुद महसूस हो रहा था कि जब से मैंने कंपनी छोड़ी है उसकी कंट्रोल और स्टेबिलिटी कहीं खो गई है। तभी डोर नॉक हुआ। एक स्टाफ अंदर आया। चेयरमैन, विला से न्यूज है। सुमुयान ने तुरंत पूछा, क्या? स्टाफ ने बताया, ओल्ड चेयरमैन ने आज मिस्टर शेन से मुलाकात की और उन्हें वापस कंपनी में आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये सुनकर सुमुयान हल्का सा मुस्कुराई। शेन यांची, तुम सच में सोचते हो कि वेन जी के साथ हमेशा रहोगे? उसके अंदर एक कोल्ड प्लान बनने लगा। बस देखते रहो, वेन फैमिली खुद इंटरफेरेंस करेगी। और उसने आदेश दिया, उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखो। इधर दोपहर में डोरबेल बजा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने लू जेयू और जांग ईचन खड़े थे। जांग ईचन थका हुआ लग रहा था। उसके फेस पर स्ट्रेस साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, सॉरी इस समय डिस्टर्ब करने के लिए। मैंने काल्म होकर कहा, कोई बात नहीं, बिजनेस है तो टाइम कोई मैटर नहीं करता। और उन्हें अंदर ले गया। एटमॉस्फेयर सीरियस हो गया, क्योंकि अब ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर का मैटर था। और मैं जानता था कि हर डिसीजन आगे की कहानी बदल सकता है। जांग ईचन की आंखों में उस पल एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी प्रोजेक्ट पर लगा दी हो। उसने बताया कि पिछले 3 सालों में उसने लगभग 100 मिलियन यूएन खुद इन्वेस्ट किया है और ये गेम उसका पैशन भी है और ड्रीम भी। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ थी। अगर मार्केटिंग सही हो गई तो यूजर्स इजीली 15 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। ये सुनकर मैंने काल्मली पूछा, तुम जानते हो मार्केट में सबसे पॉपुलर गेम्स भी लगभग 5 मिलियन डेली यूजर्स पर हैं। उसने तुरंत कहा, मुझे पता है, लेकिन ये गेम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये आर्ट है। उसकी बातों में थोड़ी मैडनेस थी, लेकिन बिलीफ स्ट्रांग था। मैंने आगे पूछा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? उसने रिप्लाई किया, मार्केटिंग के लिए अभी 300 मिलियन चाहिए। लू जेयू ने 70 मिलियन अरेंज कर दिया है, अब 230 मिलियन की जरूरत है। फिर उसने उम्मीद से मेरी तरफ देखा और कहा, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको 35% शेयर्स देंगे। ये सुनकर मैंने थोड़ा सोचते हुए कहा, 45% चाहिए। उसके चेहरे पर हल्का टेंशन आ गया, क्योंकि ये कंट्रोल का मैटर था। लेकिन मैंने शांत वॉइस में समझाया, 35% इक्विटी रखो, लेकिन वोटिंग राइट्स भी 35% ही रहेंगे और मैनेजमेंट तुम्हारे पास रहेगा। बस डिसीजन लेवल पे मेरा वीटो राइट होगा। अगर ये एक्सेप्ट करो तो मैं इन्वेस्टमेंट 300 मिलियन तक बढ़ा सकता हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट उसकी तरफ पुश किया और कहा, सोच लो। कुछ देर साइलेंस रहा और फिर उसने स्लोली सिर हिलाया। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने हल्की सेटिस्फाइड स्माइल दी और कहा, टुमारो मॉर्निंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। वो बोला, नो प्रॉब्लम। फॉर्मल बिजनेस बात खत्म होने के बाद माहौल थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ। तभी लू जेयू ने मुस्कुराते हुए पूछा, और अब तुम और सुमुयान? ये सुनते ही मैंने शांत आवाज में कहा, खत्म हो चुका है। मेरी टोन में कोई इमोशन नहीं था। मैंने उसे 100 पॉइंट्स दिए थे, अब वो 0 हो चुका है। मैंने आगे कहा, उसके लिए हर मौका था, बस एक वर्ड कहना था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अब वो चैप्टर मेरे लिए बंद था। तभी बातचीत हल्की होने लगी और बात वेन जी पर आ गई। लू जेयू हंसते हुए बोला, अब तो तुम्हारे फेस पर अलग ही स्वीटनेस है। मैंने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने आगे कहा, सच बोलूं तो वेन जी तुमसे ज्यादा सूटेबल लगती है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए लव साफ दिखता है। मैंने धीरे से कहा, हाँ वो अलग है। वो बोला, आई होप यू आर राइट। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगा कि शायद सच में ये रिश्ता अलग है, ज्यादा सिंपल, ज्यादा रियल। बातचीत खत्म होते होते लू जेयू ने हंसकर कहा, जल्दी तुम्हारी वेडिंग अटेंड
करनी है? मैंने भी हल्के मजाक में कहा, उस दिन तुम ग्रूम नहीं बने तो मत आना। और कमरे में हल्की लाफ्टर फैल गई, लेकिन अंदर कहीं मुझे भी लग रहा था कि मेरी जिंदगी अब एक नए और शांत रास्ते पर जा रही है। मैं हल्के से मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ, उस टाइम जरूर देखूंगा। वैसे मेरे लिए ब्राइड्समेड ढूंढ ली क्या? मेरे सवाल पर लू जेयू हंस पड़ा और कॉन्फिडेंटली बोला, डोंट वरी, प्रॉमिस करता हूँ जी सब अरेंज कर देगी। उसी पल मेरा फोन बजा और स्क्रीन पर नाम था वेन जी। मैंने कॉल उठाया तो उसकी आवाज थोड़ी नर्वस थी। हस्बैंड, आज रात मेरे घर डिनर है, फैमिली चाहती है तुम्हारा। मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ और मन में सोचा कि क्या ये सच में मीटिंग पेरेंट्स वाला मोमेंट है, इसीलिए बस शॉर्ट में बोला ओके। उधर फोन रखते ही वेन जी के चेहरे पर एक खुश स्माइल आ गई और उसने एक्साइटेड होकर मैसेज किया, हे हस्बैंड, मैं जल्दी आऊंगी, फिर हम साथ घर चलेंगे। डोंट वरी, मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं और वो तुम्हें पसंद करेंगे। अगर ऑकवर्ड लगे तो मैं बोल दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये पढ़कर मैं जोर से हंस पड़ा और मन में सोचा कि ये लड़की सच में सीरियस बातों में भी कॉमेडी कर देती है। मैंने खुद से कहा, प्रेग्नेंट? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं और ये ऑलरेडी प्लानिंग कर रही है। तभी उसने दूसरा मैसेज भेजा, आई एम प्रेग्नेंट विद स्वीट एंड सावर रिब्स। ये पढ़कर मैं लिटरली हंसते हंसते रुक नहीं पाया और मुझे वो बहुत क्यूट लगी। पास बैठे लूजेयू ने मुझे हंसते देखा तो कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात वेन फैमिली डिनर है। उसने तुरंत टीज करते हुए कहा, वाह, तो अब पेरेंट्स मीटिंग हो रही है, तुम तो फास्ट जा रहे हो। फिर हंसकर बोला, 2-3 दिन बाद मत कहना कि वो प्रेग्नेंट है, मैं शॉक नहीं होऊंगा। मैंने मजाक में जवाब दिया, तो फिर तुम्हें भी जल्दी ट्राई करना पड़ेगा। ये सुनकर वो हंसते हुए बोला, बस करो, मुझे रोस्ट मत करो। कुछ देर बाद मैंने लू जेयू और जांग यीचन को सेंड ऑफ किया और घर आकर सोफा पर बैठ गया। मेरे दिमाग में एक हल्का सा प्रेशर था, क्योंकि वेन फैमिली का नाम सिर्फ सिटी में ही नहीं बल्कि पूरे ज्यूजो में बहुत बड़ा था और अब उनकी कोर बिजनेस प्रैक्टिकली वेन जी हैंडल कर रही थी। मैंने फोन निकाला और चैट खोलकर उसके मैसेज देखे। मन में थोड़ी नर्वसनेस थी क्योंकि ये पहली बार था जब मैं उनके घर जा रहा था। मैंने पूछा, गिफ्ट क्या लेकर आऊं? कुछ सेकंड्स में रिप्लाई आया, मैं सब रेडी कर चुकी हूँ, बस आ जाओ। मेरे पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि तुम आ रहे हो। मैं रिलैक्स हो गया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा पैसे ट्रांसफर कर दूं। तभी उसका मैसेज आया, सिली, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है, एंड में सब हमारा ही है। फिर उसने प्लेफुल टोन में लिखा, घर आकर किस रेडी रखना। मैं हल्का सा मुस्कुराया और रिप्लाई किया, ओके। कुछ ही देर बाद डोरबेल बजा। मैंने डोर खोला तो वो सीधे मेरे पास आकर हग कर ली और बिना रुके बोली, आई वॉन्ट किस। उसकी आवाज में थोड़ी शाइनेस और एक्साइटमेंट थी। उसने चीकीली कहा, टंग किस। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वो खुला था। मैंने हल्का सा कहा, डोर ओपन है। उसने हंसकर कहा, कोई नहीं है इस फ्लोर पर, और अगले ही पल मैंने उसे किस कर लिया। कुछ मिनट्स बाद हम दोनों अलग हुए और वो मुस्कुराई, काश तुम ऑफिस में भी ऐसे ही अचानक आ जाते। फिर उसने कहा, अगर तुम फ्लैश की तरह आ सको तो कितना अच्छा होगा। मैंने हंसकर कहा, मैं इतना मैजिकल नहीं हूँ। वो बोली, तो रात को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना वेन हाउस में मेरी लिप्स सॉसेस बन जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा और तभी वो हल्के से शर्माते हुए बोली, आज रात बहुत कुछ सोच रही हूँ। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम सच में बहुत डेंजरस हो। और हम दोनों एक साथ हंस पड़े। उस पल सब कुछ सिंपल, वार्म और नेचुरली हैप्पी लग रहा था। मैंने उसकी प्लीडिंग लुक देखकर हल्का सा सिर हिलाया और बोला, ठीक है, यस। उसकी आंखों में तुरंत एक खुशी की चमक आ गई और मैं खुद भी थोड़ा एक्साइटेड था, लेकिन मन में हल्का सा थॉट था कि आज रात वेन फैमिली जाना है। इसलिए सब चीजें जल्दी जल्दी तैयार करनी थी। हम दोनों ने तुरंत क्लोथ्स चेंज किए। मैं पहली बार वेन फैमिली जा रहा था, इसलिए मैंने फॉर्मल सूट पहना और जैसे ही मैंने मिरर में खुद को देखा, ऑनेस्टली मैं खुद भी थोड़ा अलग और शार्प लग रहा था। तभी वेन जी मुझे सूट में देखकर एकदम एडमायर करने लगी और बोली, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब मैं चाहती ही नहीं कि तुम बाहर जाओ, डर लगता है कि लोग तुम्हें देख लेंगे और क्या पता कोई तुम्हें किडनैप कर ले। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा और उसके बाल हल्के से छेड़ते हुए बोला, रिलैक्स, मैं तुम्हारा हूँ, कोई मुझे ले नहीं जा सकता। वो तुरंत मुस्कुराई और बोली, हाँ, अगर किसी ने तुम्हें छुआ भी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी ये प्रोटेक्टिव बट क्यूट बात सुनकर मैं हल्का सा हंस पड़ा। फिर हम दोनों नीचे आ गए और मैं उसे देखते हुए बोला, तुमने गिफ्ट्स क्या लिए हैं? उसने कैजुअली कहा, डैड को एंटीक्स पसंद हैं तो कुछ रेयर एंटीक्स लिए हैं और मॉम के लिए ब्रांडेड बैग लिया है, इनफ होना चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे हल्की सी हेल्पलेस स्माइल आई और मन में लगा कि मैं सच में थोड़ा सॉफ्ट राइस टाइप बॉयफ्रेंड बन गया हूँ जो बस उसके साथ चल रहा है। वेन फैमिली का ओल्ड हाउस सिटी से बाहर था, एक ट्रेडिशनल चाइनीज कोर्टयार्ड जैसा, जो बाहर से बिल्कुल एंशिएंट टाउन जैसा फील देता था। जब कार गेट के अंदर एंटर हुई तो एक सर्वेंट पहले से वेट कर रहा था और रिस्पेक्टफुली बोला, मिस, सर, वेलकम। वेन जी ने कामली सिर हिलाया, गिफ्ट्स आगे वाले को दे दिए और मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। उसी समय दूसरी तरफ सू मुयान को भी न्यूज मिल चुकी थी। स्टाफ ने बताया, मिस, शाम करीब 4 बजे मिस्टर शेन और मिस वेन वेन फैमिली हाउस पहुंचे हैं। ये सुनते ही सू मुयान थोड़ी शॉक्ड हुई और बोली, वेन फैमिली में मीटिंग पेरेंट्स? उसकी आवाज में हल्का सा ट्रेम्बल था। फिर उसने गुस्से और बेचैनी के साथ कहा, कंफर्म करो। स्टाफ ने सिर झुका दिया। यस मिस। उसने तुरंत आदेश दिया, हर मूवमेंट पर नजर रखो, जब भी वो बाहर निकले मुझे बताना। उसके फेस पर एंगर और इनसिक्योरिटी दोनों दिख रहे थे। कुछ देर बाद वेन फैमिली का गैदरिंग खत्म हुआ और सभी लोग रेस्ट करने चले गए। मैं अपने रूम में था, हल्का सा टायर्ड था लेकिन होश में था। तभी अचानक फोन बज हुआ। मैसेज था, हस्बैंड डोर खोलो। ये वेंजी थी। मैं कंफ्यूज्ड हुआ और दरवाजा खोला तो वो बाहर खड़ी थी। हल्का सा ब्लश उसके फेस पर था और वो जल्दी से अंदर आ गई,
मुस्कुराई जैसे किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने हंसकर पूछा, इतना डर क्यों रही हो? वो शर्माते हुए बोली, सब तुम्हारी वजह से है। फिर उसने मुझे हल्का सा पुश किया और मेरे पास आकर बैठ गई। मैं उसे जेंटली बेड पर ले आया। उसके शरीर से हल्की शराब की स्मेल आ रही थी और वो धीरे से मेरे चेस्ट पर सिर रखकर बोली, मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैंने धीरे से पूछा, कितनी हैप्पी? वो मुस्कुराई, इतनी कि अब हर दिन ऐसे ही रहना है। मैंने उसकी तरफ देखकर हल्के से कहा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता हम थोड़ा रिस्की काम कर रहे हैं? ये सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया और वो बोली, मत बोलो, मेरे हस्बैंड आज घर नहीं है। फिर वो खुद ही और ज्यादा क्लोज आ गई और कैट जैसी पोज में मेरे ऊपर लेट गई। मैंने उसकी वेस्ट पकड़कर धीरे से कहा, एक बात बतानी है। वो मेरे हार्ट बीट सुनते हुए बोली, क्या? मैंने काम वॉइस में कहा, मैं एक गेम कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, कल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी क्यूरियस हो गई और हमारे बीच का माहौल और भी वार्म और इंटीमेट हो गया, जैसे इस पूरी कहानी में बिजनेस और लव दोनों साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। मैं हल्के से मुस्कुराया और बोला, ठीक है, पैसे की कमी नहीं है और वैसे भी अब तुम मेरी वाइफ हो। जैसे ही मैंने वाइफ कहा, उसके चेहरे पर तुरंत एक ब्राइट ग्लो आ गया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने मेरा कॉलर पकड़कर शरारती अंदाज में कहा, फिर से बोलो। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या सुनना है? वो हल्की सी शर्म और एक्साइटमेंट के साथ बोली, तुम जानते हो, मैंने जानबूझकर टीज किया। क्या सुनना है? वो तुरंत बोली, हस्बैंड, जल्दी बोलो। उसकी आवाज सॉफ्ट और क्यूट थी। फिर वो धीरे से बोली, अगर तुम बुलाओगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। मैं हल्का सा हंस पड़ा और उसके करीब जाकर धीरे से कहा, वाइफ। ये सुनते ही उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ गई। उसकी आंखें क्रेसेंट शेप में बंद हो गईं और उसने खुशी में मेरे गाल पर किस कर दिया। ये रिवॉर्ड है, मैंने थोड़ा एक्टिंग करते हुए कहा। बस इतना ही? मुझे लगा 2 किसेस मिलेंगी। वो तुरंत शर्माए और फिर एक और किस कर दिया। ज्यादा मत सोचो, उसने धीरे से कहा। अगली सुबह उसने जल्दी अलार्म लगाया। बिना किसी को पता लगे वो घर से क्वाइटली निकल गई। जाते जाते उसने मुझे लॉन्ग किस दिया और बोली, एडवांस में एक्स्ट्रा किस। मैं उसे छोड़कर ब्रेकफास्ट के बाद उसके घर वापस आया। उसने अपने ड्राइवर को भेज दिया और मैं उसकी लग्जरी कार खुद ड्राइव करके लौट आया। करोड़ों की कार चलाते हुए भी मुझे ऐसा लगा जैसे ये सब नॉर्मल हो। जैसे ही एलिवेटर खुला, सामने सू मुयान खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी रात की थकान से लाल थीं। डार्क सर्कल्स साफ दिख रहे थे। वो मुझे देखते ही ठंडी आवाज में बोली, तुम वैन फैमिली गए थे ना? मैंने हल्का सा फ्राउन किया। तुमने मेरे पीछे आदमी लगाए हैं? उसने जवाब नहीं दिया, बस फिर पूछा, वैन फैमिली गए थे? मैंने कामली कहा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम शादी करने वाले हो? मैंने बिना इमोशन के कहा, शायद। ये सुनते ही उसका चेहरा पेल हो गया, जैसे उसे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं किसी और के साथ आगे बढ़ जाऊंगा। वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, तुम चाहे तो मैं लिन जांग को भी खत्म कर सकती हूँ, तुम उसे फिर कभी नहीं देखोगे, लेकिन अब मेरे लिए ये सब मीनिंगलेस था। मैंने शांत वॉइस में कहा, सू मुयान, हम खत्म हो चुके हैं। वो तुरंत बोली, नहीं, हमारे बीच कुछ शुरू ही नहीं हुआ था। उसकी आवाज टूट रही थी। उसने कहा, तुम्हारी नजर में मैं हमेशा कोई नहीं थी। जो चीजें तुम लिनजियांग को दे रहे थे वो कभी मेरी चाहत थी। फिर भी मैंने कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं डोर की तरफ बढ़ा, तभी उसने पीछे से कहा, मैं वो सब दे सकती हूँ, शादी, रिलेशनशिप, फ्यूचर, बस वापस आ जाओ। उसकी आवाज में पहली बार कमजोरी और डेस्परेशन थी। उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, उसने कहा, लेकिन मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी, अब देर हो चुकी है। और मैं अंदर चला गया। पीछे से उसकी आवाज आई, तुम समझते हो तुम मुझे छोड़ सकते हो? लेकिन मैं आगे बढ़ चुका था। कुछ देर बाद जांग यीचन आया और कॉन्ट्रैक्ट रखा। मैंने काल्मली चेक किया और कहा, ठीक है। फिर मैं उसकी तरफ देखकर बोला, अगर गेम सक्सेसफुल होता है तो लगभग हाफ रेवेन्यू मेरा होगा। वो सिर हिलाकर अग्री कर गया, लेकिन उसी समय मेरे अंदर एक बात क्लियर थी। अब मेरी जिंदगी पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ चुकी है, और वो भी किसी नए रिश्ते, नए बिजनेस और नए फ्यूचर के साथ। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे यह इन्वेस्टमेंट एक लॉस नहीं लग रहा और क्या अभी भी रिग्रेट करने का टाइम है? लेकिन जांग यीचन ने कामली और कॉन्फिडेंटली सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो उनकी कंपनी और ये गेम दोनों खत्म हो जाते, और मैंने इतना पैसा लगाया है तो थोड़ा रिस्क लेना नॉर्मल है। अगर आप ये बेसिक रिस्क भी नहीं समझते तो शायद आप मुझ में इन्वेस्ट ही नहीं करते। मैंने उसकी बात सुनकर बिना किसी हेजिटेशन के कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम साइन कर दिया, और जैसे ही पेन नीचे रखा गया, डील ऑफिशियली एक्टिव हो गई। मैंने उसे काल्मली कहा कि पैसे मैं आज शाम तक ट्रांसफर कर दूंगा। फिर मैंने पूछा कि मार्केटिंग कब स्टार्ट कर रहे हो? उसने हल्की कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, कल से, क्योंकि गेम ऑलरेडी कंप्लीट है, अब बस एग्जीक्यूशन बाकी है। अब ईस्ट विंड आ चुका है तो डिले करने का कोई मतलब नहीं। मैंने सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया और कहा कि मुझे वही रिजल्ट चाहिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि वह मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर लाइटली स्माइल किया और सीन वहीं सेटल हो गया। उसी समय जैसे ही वह ऑफिस में वापस गया, लिन जियांग तुरंत उसके पास आया, लेकिन उसकी स्माइल फेक लग रही थी। लेकिन चेयरमैन उसे इग्नोर करके अपने ऑफिस में चला गया। लिन जियांग वहीं ऑकवर्ड खड़ा रह गया। दूसरी तरफ सू मुयान अभी भी उस मोमेंट के बारे में सोच रही थी और उसके अंदर एक अनजान डर और एम्पटीनेस फील हो रहा था। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे उसकी लाइफ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल गई हो। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और एक स्टाफ अंदर आया और बताया कि मिस्टर शेन ने कल एक गेम कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और आज सुबह ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसकी वैल्यू करीब 200 मिलियन के आसपास है। यह सुनकर सू मुयन थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई और उसने पूछा, कौन सी कंपनी? स्टाफ ने बताया कि
कि एक 2D गेम कंपनी है जिसे अब तक कोई इन्वेस्टर नहीं मिला था, क्योंकि चाइना में इस जॉनर को स्टेबल मार्केट नहीं माना जाता। लेकिन अब अचानक इन्वेस्टमेंट हुआ है। कुछ देर साइलेंस के बाद सू मुयन ने टेबल पर हाथ रखा और काल्मली लेकिन कोल्ड वॉइस में कहा कि वह भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। अमाउंट 100 मिलियन होगा। स्टाफ कंफ्यूज्ड हुआ और बोला कि कंपनी का बिजनेस गेमिंग सेक्टर में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उसने क्लियरली कहा कि ये उसका पर्सनल डिसीजन है और कंपनी से रिलेटेड नहीं है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। स्टाफ बिना कुछ बोले चला गया। उसके जाते ही सू मुयन की आईज और भी डीप हो गई और उसने खुद से कहा कि शेन यांसी, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। उसी समय बाहर निकलते ही स्टाफ को लिन जियांग ने रोक लिया और पूछा क्या हुआ। स्टाफ ने कैजुअली बता दिया कि चेयरमैन ने एक गेम कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। यह सुनकर लिन जियांग का फेस थोड़ा टेंस हो गया, क्योंकि उसे इमीडिएटली समझ आ गया कि ये वही कंपनी है जिसमें अभी मिस्टर शेन ने इन्वेस्ट किया था। उसके अंदर जेलसी और इनसिक्योरिटी दोनों बढ़ गए और उसने सोचा कि कहीं सुमुयान अभी भी शेन यांसी को लेकर सीरियस तो नहीं है। वह फ्रस्ट्रेटेड होकर खुद से बोलने लगा कि अगर वह चला गया है तो भी उसकी शैडो अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही। दूसरी तरफ वह सीक्रेटली स्टॉक मैनिपुलेशन में लगा हुआ था और अपने फ्रेंड से फोन पर बात करते हुए उसे बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो गई है और प्रॉफिट जल्दी आने वाला है। देखो तजिया नाम वाला है। उसी टाइम में अपने साइड पे फोन देख रहा था जहां मुझे वेन जी का मैसेज आया और मेरे चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई और कहानी एक काम लेकिन इंटेंस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगी, जहां हर कैरेक्टर अपने अपने इमोशंस और हिडन इंटेंशंस के साथ मूव कर रहा था। लेकिन असली स्टॉर्म अभी शुरू नहीं हुआ था। शुक्रवार के बाद एक छोटी सी खबर तेजी से फैलने वाली थी कि वह स्टॉक अचानक बहुत बड़ा स्पाइक दिखाने वाला है। लेकिन जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पहले से क्लियर था कि कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर नहीं जा सकता। और जो हाल ही में इसकी कीमत बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के बढ़ रही थी, वह क्लियरली रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने वाला गेम था। और खास बात यह थी कि शुक्रवार का टाइमिंग बहुत सस्पिशियस था, क्योंकि उसके बाद वीकेंड आता है जब मार्केट बंद रहता है और रिटेल इन्वेस्टर्स चाहकर भी कुछ सेल नहीं कर सकते और बस अपने पैसे को धीरे धीरे गिरते हुए देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैंने ये स्टॉक पहले ही सेल कर दिया था। मैंने कैजुअली रिप्लाई किया कि अच्छा हुआ मैंने पहले ही एग्जिट कर लिया। तभी दूसरी तरफ से वेन जी का मैसेज आया, माई हस्बैंड इज ऑनसम। फिर तुरंत दूसरा मैसेज आया, ओ माई गॉड व्हाई इज माई हस्बैंड सो स्मार्ट किस मी। ये पढ़कर मुझे हल्की हंसी आ गई और मैं सोचने लगा कि उसका इमोशनल वैल्यू सच में बहुत नेचुरल और क्यूट है, लेकिन फाइनेंशियल लेवल पर ऑनेस्टली मैं उसके सामने खुद को थोड़ा इंफीरियर फील करता था, क्योंकि वह कैजुअली बिलियन लेवल वेल्थ हैंडल कर सकती थी और मैं बस एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह सोच रहा था। फिर मैंने मजाक में रिप्लाई किया कि फ्यूचर में रिच वाइफ मेरा ख्याल रखेगी। उसने तुरंत फनी इमोजी के साथ रिप्लाई किया कि रिच वाइफ बेनिफिट्स भी चाहती है। मैंने स्माइल करते हुए पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने प्लेफुल टोन में कहा कि या तो किस दो या एब्स दिखाओ। ये सुनकर मैं और भी हंस पड़ा, क्योंकि वह हमेशा ऐसे बोल्ड और क्यूट कॉम्बिनेशन में बात करती थी। मैंने कैजुअली कहा कि एब्स तो हैं लेकिन फोटो में नहीं दिखाऊंगा। उसने तुरंत प्रोटेस्ट किया कि नहीं चाहिए फोटो, मुझे लाइव चाहिए, मैं काम के बाद टच कर लूंगी। उसकी इंपेशंस देखकर मुझे और ज्यादा मजा आया और मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। शाम को जब मैं उसके ऑफिस पहुंचा तो वह बिना किसी हेजिटेशन के सीधे बाहर आ गई और आते ही मेरे पास आकर बहुत नेचुरली क्लोज हो गई। मैंने हल्के से कहा कि थोड़ा स्लो नहीं हो सकती क्या, लेकिन उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि अब वर्क खत्म तो अब वह अपनी तरह से बिहेव करेगी। उसका ये फियरलेस एटीट्यूड मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा और साथ ही फनी भी। उसी समय दूसरी तरफ सू मुयान के ऑर्डर पर स्टाफ ने तुरंत जांग यीचन से कांटेक्ट किया और जब उसने कॉल उठाया तो वह थोड़ा शॉक था, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस प्रोजेक्ट को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, अब उसी में अचानक 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही थी। स्टाफ ने कहा कि हम 100 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ 5% इक्विटी के साथ और मैनेजमेंट पूरी तरह आपके पास रहेगा। ये सुनकर जियांग यीचन कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ओवर फेवरेबल थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई ऐसा क्यों करेगा। लेकिन असल रीजन ये था कि सू मुयान को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में था कि वह समहाउ मेरे करीब आ सके। आखिरकार डिस्कशन के बाद जांग यीचन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया और डील फाइनलाइज हो गई। जब स्टाफ वापस ऑफिस पहुंचा तो उसने सू मुयान को रिपोर्ट दी कि इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट हो गई है। एक पल के लिए साइलेंस रहा और फिर स्टाफ ने हिम्मत करके पूछ लिया कि क्या ये इन्वेस्टमेंट शेन यांसी के लिए है। ये सुनकर रूम का एटमॉस्फेयर कोल्ड हो गया और सू मुयान ने बस कोल्ड वॉइस में कहा, बाहर जाओ और उन्हें सीधे मेरे ऑफिस में लाओ। जब डोर बंद हुआ तो वह अकेली बैठी सीलिंग की तरफ देखती रही और उसके माइंड में बस एक ही थॉट था कि अगर वह वापस आ सकता तो वह ये सब कुछ छोड़ सकती थी। दूसरी तरफ जब जांग यीचन कंपनी पहुंचा तो बाहर खड़ा लिन जियांग सब देख रहा था और उसे इमीडिएटली समझ आ गया कि ये पूरा मूव कहीं ना कहीं मेरे लिए ही था। उसके फेस पर जेलसी और एंगर दोनों क्लियर थे और उसने फिस्ट टाइट कर ली, क्योंकि अब सिचुएशन स्लोली एक इमोशनल वॉर और बिजनेस स्ट्रैटेजी दोनों में बदल रही थी, जहां हर कैरेक्टर अपने अपने ऑब्सेशन के साथ मूव कर रहा था और कहानी धीरे धीरे और भी ज्यादा इंटेंस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही थी। इस मीटिंग रूम में कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही डील ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी थी। पैसे 1 घंटे के अंदर ट्रांसफर होने वाले थे और सू मुयन का फेस पूरी तरह काम था, जैसे उसने इमोशन को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया हो। वहीं जांग यीचन ने हल्की हेजिटेशन के साथ कहा, मिस्टर सू थैंक यू फॉर द इन्वेस्टमेंट। फिर थोड़ी क्यूरियस
क्यूरियोसिटी के साथ उसने पूछा कि ऑनेस्टली उसे समझ नहीं आ रहा कि एक इतने वेल्थी पर्सन होकर भी कोई 100 मिलियन सिर्फ इतने वीक कंडीशन पर क्यों लगाएगा। इस पर सू मुयान हल्के से हंसा, लेकिन उसकी हंसी में वार्मथ नहीं बल्कि कोल्ड कॉन्फिडेंस था, और उसने सीधा कहा कि उसे तुम्हारी कंपनी या 100 मिलियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जो चाहिए वो मनी नहीं कुछ और है। ये सुनकर जियांग ईचन को अचानक रीसेंट रूमर्स याद आए कि ये पूरा इन्वेस्टमेंट शायद किसी पर्सन के कारण है और उसका नाम था शेन यान्सी। ये सोचकर उसके अंदर हल्की जेलसी और सरप्राइज दोनों आ गए, लेकिन उसने फिर भी प्रोफेशनली कहा कि ठीक है, वह इन्वेस्टर्स के साथ फेयर रहेगा। इसी बीच सू मुयन के माइंड में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा था कि ये खबर अब स्प्रेड होनी चाहिए। उसने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन दिया कि इस डील को पब्लिक कर दिया जाए, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ बिजनेस नहीं होती बल्कि ओनरशिप का स्टेटमेंट होती है। और उसके चेहरे पर एक डेंजरस कामनेस आ गई, जैसे वह खुद को कन्विंस कर रहा हो कि वह मेरा है। ये न्यूज बहुत जल्दी बिजनेस सर्कल में फैल गई कि सू फैमिली ने एक गेम कंपनी में 100 मिलियन इन्वेस्ट किया है, और ये ऑलमोस्ट शॉकिंग मूव था। दूसरी तरफ लिन जियांग ने जब ये सुना तो वह पूरे दिन से खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब वह सीधे सू मुयान के ऑफिस में घुस गया और एंग्री टोन में मुयान कहा। लेकिन सू मुयान ने उसे एक नजर देखा और उसके फेस पर ऑब्वियस डिस्गस्ट था, क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी उसे वीक और डिपेंडेंट लगता था, जबकि उसके माइंड में बार बार ये कंपैरिजन आ रहा था कि शेन यान्सी कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करता था। चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो, वे कभी नीडी नहीं बना, वे साइलेंटली चला जाता था। और यही थॉट अब सुमुयन के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तभी उसने कोल्ड टोन में लिनजियांग से पूछा कि उसे कौन सा पोजीशन सूट करता है। लिनजियांग ने बिना हेजिटेशन कहा सेक्रेटरी, लेकिन अगला ही मोमेंट आया जब सुमुयन ने काम वॉइस में कहा कि उसे लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट भेज दिया जाए। ये सुनते ही लिन जियांग का माइंड एक्सप्लोड हो गया, क्योंकि लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट कंपनी का सबसे लो लेवल एरिया था, जहां रिस्पेक्ट या इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट जीरो होता है। वह पैनिक में आकर रोने लगा और रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे वहां मत भेजो, लेकिन सू मुयान ने बिना इमोशन कहा गो, और साथ ही यह भी ऐड किया कि अगर उसने फर्दर आर्ग्यू किया तो उसे कंपनी से कंप्लीटली निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर लिन जियांग पूरी तरह टूट गया, और जब वह ऑफिस से बाहर निकला तो उसके फेस पर ह्यूमिलिएशन और एंगर दोनों थे। जाते जाते उसने अंदर ही अंदर कसम खाई कि वह इस सिचुएशन का रिवेंज लेगा, और उसका टारगेट क्लियरली अब मैं बन चुका था। दूसरी तरफ जब ये इंटरनल केओस चल रहा था, तभी सुमुयान का फोन रिंग हुआ और कॉल पर सॉन्ग शुरान थी। उसने पूछा कि क्या वह सच में वॉर मोड में जा रहा है और क्या वह सच में वेंजी से कंपटीशन कर रहा है, लेकिन सुमुयान ने कोल्डली कहा कि वह मुझे किसी को नहीं देगा। उसका टोन पूरी तरह पॉजिटिव था। ये सुनकर सॉन्ग शुरान ने हल्का सा किया, क्योंकि उसे साफ दिख रहा था कि ये अब नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं बल्कि ऑब्सेशन बन चुका है। और इस तरह हर तरफ डायनेमिक्स चेंज हो रहे थे, जहां बिजनेस, जेलसी और इमोशंस सब मिक्स होकर एक डेंजरस डायरेक्शन ले रहे थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि हर कोई सोच रहा था कि वह कंट्रोल में है, जबकि असल में कंट्रोल धीरे धीरे किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा था। मैंने काल्मली कहा कि ठीक है, मुझे पहले से ही पता था कि शेन यान्सी को यह सब मालूम हो चुका है। और उसी समय दूसरी तरफ से वेनजी का मैसेज आया। उसकी वॉइस थोड़ी प्लेफुल और सॉफ्ट थी, जैसे वह इंटेंशनली क्यूट बन रही हो। उसने कहा, हस्बैंड यिंग यिंग यिंग, तुम्हारा एक्स बॉस लोगों को परेशान कर रहा है, मुझे किस चाहिए, अगर तुम किस नहीं दोगे तो मैं अपसेट हो जाऊंगी। लेकिन उसके टोन में बिल्कुल भी डर या टेंशन नहीं था, बल्कि वह इस सिचुएशन को लेकर ऑलमोस्ट एक्साइटेड थी, जैसे ये सब उसके लिए एक गेम हो। मैंने ये सुनकर हल्की स्माइल की और कामली रिप्लाई किया कि अभी मुझे खुद भी उसे किस करने का मन कर रहा है। ये सुनकर वह तुरंत खुश हो गई और प्लेफुल टोन में बोली, यस यस। फिर उसने कैजुअली कहा कि क्या तुम मेरी कंपनी आ रहे हो, मैं आज आफ्टरनून फ्री हूँ और कंपनी में भी ब्रेक है, शायद कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। मैंने हंसते हुए कहा कि समवन। फिर मैंने उसे टीज किया कि क्यों सीधे मेरा नाम नहीं लेती। वह तुरंत बोली, ठीक है मिस्टर शेन। यान्सी, क्या आप अभी आ रहे हैं? और मैंने सिंपल सा जवाब दिया कि मैं सून आ रहा हूँ। फिर फोन कट करते ही मैंने सिर हिलाया और खुद से कहा कि सुमुयान सच में अब कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। 100 मिलियन इन्वेस्ट करके सिर्फ 5% इक्विटी लेना और बिना कंट्रोल के इतनी बड़ी मूव करना। वह शायद सोच रही है कि मैं वापस पलट जाऊंगा, लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया तो उसे अंडू नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी मेरे माइंड में वह नहीं बल्कि वेंजी थी, क्योंकि वह अब प्रायोरिटी बन चुकी थी। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि फोन फिर से रिंग हुआ। मुझे लगा शायद फिर से सुमुयान होगी, लेकिन ये मेरे एक पुराने फ्रेंड का कॉल था। मैंने कैजुअली लाफ किया और पूछा कि तू तो मालदीव में वेकेशन पे है, अचानक बिजनेस कॉल क्यों? उसने रिलैक्स टोन में कहा कि एक बड़ी न्यूज है, मोडू का बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिनशियन में अप्रूव हो गया है और अगले साल तक ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा, और जो 9000 एकर्स लैंड मैंने वहां बाय किया था उसकी वैल्यू अब कई गुना बढ़ने वाली है। ये सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि लोग सोचते थे कि मैं क्रेजी हूं जो नियरली 200 मिलियन रिस्की लैंड में डाल रहा हूं, लेकिन असल में ये स्ट्रैटेजी थी, फ्यूचर इकोनॉमी शिफ्ट को देखकर किया गया मूव था। उसने कहा कि अब मैं बिलियनर बनने के बहुत करीब हूं। मैंने काल्मली पूछा कि श्योर हो? उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि बायर्स अब खुद आने लगेंगे और प्राइस नेगोशिएशन शुरू होगा। फिर उसने मजाक में कहा कि तुमने मुझे इन्वेस्ट करने से रोका था, और अब देखो। मैं हंसा और कहा कि इवन 3 इयर्स बैक भी लोग इसे मिस्टेक ही मानते। फिर कॉल कट हुआ और मैं डायरेक्टली वेनजीए की कंपनी की तरफ निकल गया। उसी टाइम दूसरी तरफ सर्विलांस रिपोर्ट सुमुयान तक पहुंच चुकी थी और उसका फेस इंस्टेंटली डार्क हो गया। उसे पता चल गया
था कि मैं अभी वेंजी से मिलने जा रहा हूँ और उसका एंगर और ऑब्सेशन दोनों बढ़ने लगे। वह अपने आप से बोलने लगी कि अब वह मुझे खो नहीं सकती। दूसरी तरफ मैं जब कंपनी पहुंचा तो लाउंज में सीन बिल्कुल डिफरेंट था। वेंजी मेरे ऊपर बैठी हुई थी, उसका टोन सॉफ्ट एंड प्लेफुल था और माय हस्बैंड यिंग यिंग, उसकी आईज में फुल अफेक्शन था और वह डिलिबरेटली क्यूट एक्ट कर रही थी। मैंने लाइटली उसके वेस्ट को पिंच किया और पूछा कि इतनी ज्यादा मिस क्यों कर रही हो। वह स्माइल करते हुए मेरे नेक को होल्ड करके और क्लोज आ गई और डायरेक्टली किस कर दिया। फिर उसने सॉफ्टली कहा कि एक्स बॉस की बातें मैटर नहीं करती, सब खत्म हो चुका है, वह अब सिर्फ मेरे साथ है। उसका बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह रिलैक्स्ड और अफेक्शनेट था, जैसे वह सच में सेफ फील कर रही हो। कमरे में सनलाइट विंडो से आकर दोनों पर गिर रही थी और मोमेंट बहुत काल्म और वार्म लग रहा था। लेकिन तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉल पिक किया और एक सेकंड में उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसकी आईज सडनली शार्प और प्रोफेशनल हो गई। उसकी होल पर्सनैलिटी इंस्टेंटली स्विच हो गई सॉफ्ट गर्लफ्रेंड से कोल्ड बिजनेस गॉडेस में। उसने बस कामली कहा आई नो और फोन कट कर दिया। उस मोमेंट मैंने क्लियरली देखा कि उसके अंदर दो वर्ल्ड्स हैं, एक लव और एक बिजनेस, और दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। और कहानी अब धीरे धीरे और भी सीरियस डायरेक्शन में जा रही थी, जहां इमोशंस और पावर दोनों क्लैश करने वाले थे। मैंने उसे देखा और पूछा क्या हुआ। उसने शांत लेकिन थोड़ा गंभीर टोन में कहा कि अभी अभी उसे खबर मिली है कि मोडू का लिनक्सियन टेकओवर प्रपोजल कैबिनेट मीटिंग में पास हो गया है और यह आज शाम 7 बजे तक ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा लेकिन तुम्हारी कंपनी तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ना। वेन जी ने सिर हिलाया और कहा हाँ, ऐसा कोई प्लान नहीं है, बस इंट्यूशन है कि इस डेवलपमेंट से बहुत सारे रिच पीपल बाहर आएंगे। उसने थोड़ा हंसते हुए कहा शायद जैसे मैं उसे देखकर मुस्कुराया और कहा इससे मेरा भी कनेक्शन है। वह कंफ्यूज होकर मुझे देखने लगी और बोली तुमसे इसका क्या लेना देना। मैंने काल्मली जवाब दिया 3 साल पहले मैंने वहां 9,000 एकड़ से ज्यादा लैंड खरीद ली थी फ्लावर्स प्लांटेशन के लिए, बस एक स्मॉल बिजनेस आइडिया था। ये सुनकर वेंजी कुछ पल के लिए चुप रह गई और बोली तुमने 3 साल पहले ही बाय कर लिया था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा हाँ, बस कैजुअली ट्राई किया था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा तुम्हारी इन्वेस्टमेंट सेंस कभी कभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। मैंने हंसते हुए कहा मतलब रिस्की या लकी। वह थोड़ा रुककर बोली दोनों ही। फिर उसने पूछा तो इस बार कितना प्रॉफिट होगा। मैंने थोड़ा अंदाजा लगाते हुए कहा लगभग 3.5 बिलियन युएन तक। यह सुनकर उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं और उसने कहा एक बार फिर बोलो। मैंने दोबारा कामली कहा हाँ, लगभग इतना ही। वह हल्की हंसी के साथ मेरे पास आकर बोली फिर तो मैं सच में अपने हस्बैंड पर डिपेंड करके आराम से रह सकती हूँ। उसी समय दूसरी तरफ सुमुयान ऑफिस में बैठी थी। उसका मूड पहले से ज्यादा हैवी हो चुका था। उसे लग रहा था कि इस बार वो डायरेक्टली मुझे खो रही है। उसने स्टाफ से कोल्ड टोन में पूछा कि क्या मैं अभी तक वेन फैमिली से बाहर आया हूँ या नहीं। स्टाफ डरते हुए जवाब दे रहा था कि नहीं, मैं अभी वही हूँ। यह सुनकर उसके चेहरे पर एक अलग तरह की टेंशन आ गई। उसने धीरे से कहा वेन जी तुम सोचते हो तुम जीत जाओगे। उसी समय दूसरी तरफ मैं और वेन जी साथ थे। वो मेरे करीब थी, कभी मेरी गर्दन पर हल्का सा किस कर देती, कभी मुझे हक कर लेती। उसका बिहेवियर बिल्कुल पॉजेसिव और क्यूट दोनों था। मैं हंसते हुए बोला तुम्हें इतना जल्दी क्यों है। उसने मासूम सा फेस बनाकर कहा मैं बस क्लेम कर रही हूँ तुम मेरे हो। मैंने मजाक में कहा अब मेरी नेक पर तुम्हारा मार्क आ गया है। वह शरारती स्माइल के साथ बोली तो फिर उसकी खुशबू चेक कर लो। माहौल हल्का रोमांटिक और प्लेफुल हो चुका था। लेकिन तभी मेरा फोन रिंग हुआ। अननोन नंबर था। मैंने कॉल उठाया तो सामने से एक हेवी और अथॉरिटेटिव वॉइस आई। उसने खुद को जेमिंग रियल एस्टेट का चेयरमैन गू मिंगयुआन बताया। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा कि उसे लिंक्सियन लैंड डील पर बात करनी है। मैंने काल्मली पूछा कि ऑफर क्या है। उसने सीधा कहा 4 बिलियन युएन। मैं शांत रहा क्योंकि मुझे पता था ये कंपनी अभी कैपिटल प्रेशर में है। मैंने बिना इमोशन के कहा डील ठीक है लेकिन 3 दिन में फुल पेमेंट चाहिए और साइनिंग डे पर 300 मिलियन कैश डिपॉजिट भी चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। कुछ सेकंड साइलेंस रहा और फिर दूसरी तरफ से हल्की हंसी आई, जैसे सामने वाला मेरी स्ट्रैटेजी समझ गया हो। मैं शांत बैठा रहा और दूसरी तरफ इस बिजनेस वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। वहीं दूर कहीं सू मुयन की आंखों में जेलसी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी और मेरे सामने सिर्फ एक बात क्लियर थी, अब ये गेम सिर्फ बिजनेस का नहीं रहा था बल्कि इमोशंस और पावर दोनों का था। मैंने फोन पर शांत लेकिन कॉन्फिडेंट टोन में कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल सुबह 9 बजे मोडू में तय जगह पर मिलते हैं, मैं एड्रेस बाद में भेज दूंगा, सी यू। कॉल कट होते ही मैं फोन रखकर शांत खड़ा था। तभी वेन जी मेरी तरफ क्यूरियस नजरों से देखने लगी और बोली 4 बिलियन युएन। मैंने कामली सिर हिलाया। वह कुछ सेकंड सोचकर हल्की मुस्कान के साथ बोली अगर मैं होती तो प्राइस 5.5 अरब युएन तक ले जाती। मैं ये सुनकर थोड़ा सा रुक गया और पूछा क्यों। वह मेरे शोल्डर पर हल्के से झुक गई और बिजनेस टोन में समझाने लगी जियामिंग रियल एस्टेट अभी फाइनेंसिंग प्रॉब्लम में है, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत फ्यूचर के लिए 5 ईयर कैपिटल चेन की है। तुम्हारी लैंड सिर्फ एसेट नहीं है, उनके लिए मार्केट कॉन्फिडेंस स्टेबलाइज करने का ट्रम्प कार्ड है, इसलिए चाहे तुम कितना भी प्राइस बोलो वो अग्री करेंगे। मैं कुछ सेकंड साइलेंट रहा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला मिस वेन सच में बिजनेस जीनियस है। वह प्राउड होकर मुस्कुराई और बोली ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे हस्बैंड को लॉस में नहीं जाने दूंगी। फिर वह अचानक सीरियस होकर उठी और बोली कल नेगोशिएशन मैं खुद अरेंज करूंगी, हमारी कंपनी की लीगल टीम भी साथ जाएगी। मैंने हल्के मजाक में कहा तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो,
उसने मेरे चिन को हल्के से पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी वुमन हूँ। उसी समय दूसरी तरफ सू मुयान को भी ये न्यूज मिल चुकी थी कि मैंने 3 साल पहले लो प्राइस पर लिंक्सियन लैंड बाय की थी और अब मल्टी बिलियन डील पर सेल करने वाला हूँ। उसका एक्सप्रेशन स्टिफ हो गया था। उसके सामने बैठा सोंग शुरान शांत लेकिन ऑनेस्ट टोन में बोला, सच कहूं तो शेन यानसी हम सबसे ज्यादा स्मार्ट है। सू मुयान ने कप टाइटली पकड़ लिया और साइलेंट हो गई। उसके माइंड में वही बात घूम रही थी कि कुछ महीने पहले तक मैं उसके कंपनी में एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय था और उसे लगता था कि मेरे जाने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब सिचुएशन कंप्लीटली रिवर्स हो चुकी थी और मैं मोडू कैपिटल मार्केट के थ्रेशोल्ड पर खड़ा था। रात को जब मैं घर पहुंचा तो वेन जी एक्साइटेड होकर 2 बैग्स लेकर आई और बोली, हस्बैंड देखो मैंने कपल पजामास खरीदे हैं। मैंने नीचे देखा तो एक डायनासोर सेट और एक रैबिट सेट था। मैं हल्का एम्बेरेस्ड होकर बोला, क्या सच में मुझे ये पहनना है? वह तुरंत प्लेफुल टोन में बोली, ऑफ कोर्स, नहीं तो मैं एंग्री हो जाऊंगी। मैं उसकी बात से हार गया और ग्रीन डायनासोर पजामास पहन ली। वह व्हाइट सॉफ्ट रैबिट पजामास में बिल्कुल क्यूट लग रही थी। फिर वह मेरे पास आकर बोली, चलो फोटो लेते हैं और मोमेंट्स में डालते हैं। हमने फोटोज ली और उसने सबसे क्यूट वाली सिलेक्ट करके पोस्ट कर दी। मैंने भी उसी के साथ पोस्ट की और कुछ ही सेकंड्स में कमेंट सेक्शन एक्सप्लोड हो गया। हर तरफ लाइक्स और परफेक्ट कपल जैसे कमेंट्स आने लगे। उसी समय बाहर कम्युनिटी के पास सुमुयान खड़ी थी और ऊपर हमारी विंडो की वार्म लाइट देख रही थी। उसके फोन पर मेरी मोमेंट्स पोस्ट आ गई। उसने फोटो खोली जिसमें मैं और वेन जी कपल पैजामेज में हंस रहे थे। उसकी फिंगर वहीं रुक गई और उसके माइंड में पुरानी मेमोरी आ गई जब हमारे रिलेशनशिप के शुरुआती साल में उसने मेरे दिए कपल गिफ्ट्स को ट्रैश में फेंक दिया था और कोल्डली कहा था कि ये सब मत लाया करो। उस मोमेंट में उसे लगा था कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अब रियलिटी बिल्कुल उलटी थी। अगले दिन सुबह मैं सूट पहनकर मिरर के सामने तैयार हो रहा था और वेन जी सोफा पर बैठी मुझे देख रही थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, कैसा लग रहा हूँ? वह काम लेकिन इम्प्रेस टोन में बोली, बहुत हैंडसम। लकली गु मिंग्युआन मेल है, वरना मैं जेलस हो जाती। मैंने पास जाकर उसके चीक को पिंच किया और कहा, चिंता मत करो, चाहे कितना भी रिच बन जाऊं, आई ओनली लव माई वाइफ। ये सुनकर वह तुरंत रेड हो गई और हल्का सा मुझे पुश करते हुए बोली, अभी वाइफ नहीं हूं मैं। और उस रूम का माहौल हल्की वार्मथ और रोमांस से भर गया, जबकि बाहर दुनिया में एक नया बिजनेस वॉर धीरे धीरे शेप ले रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसे देखते हुए हल्के मजाक में कहा, ऐसा मत बोलो, क्या तुम सच में शादी नहीं करना चाहती? मैं जानबूझकर शॉक टोन में उसे टीज कर रहा था, जिस पर वह तुरंत मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम जानते हो तुम मुझे परेशान कर रहे हो। उसकी आंखों में स्वीटनेस साफ दिख रही थी। उसी समय दरवाजे पर नॉक हुआ और वेंजी उठकर दरवाजा खोलने चली गई। बाहर से 3 लोग अंदर आए जो लीगल टीम के मेंबर्स थे। मैं इन लोगों को पहले से जानता था। पहले हम राइवल कंपनीज में थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी और हम एलाइज बन चुके थे। उन्होंने हल्के से सिर झुकाकर कहा, मिस्टर शेन। मैंने भी काल्मली मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और कुछ फॉर्मल बातें करने के बाद सीधे बिजनेस पॉइंट पर आ गया। मैंने आज की नेगोशिएशन की कोर स्ट्रेटेजी डिटेल में समझाई और साफ कहा कि टारगेट प्राइस मिनिमम 5.2 बिलियन होना चाहिए और अगर सब स्मूथ रहा तो आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और 3 दिन में फुल पेमेंट आ जाएगा। फिर हम तय जगह रेस्टोरेंट पहुंचे। ये जगह दिखने में सिंपल थी लेकिन बिजनेस नेगोशिएशन के लिए परफेक्ट थी, क्योंकि यहाँ प्राइवेसी और काल्म एनवायरनमेंट था। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, सामने से गु मिंग्युआन ऑलरेडी बैठा हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर शेन, लॉन्ग टाइम नो सी। मैंने भी पॉलिटली जवाब दिया, मिस्टर गु, हाउ आर यू? हमने हैंडशेक किया और फॉर्मल ग्रीटिंग्स के बाद सीधे नेगोशिएशन शुरू हुई। उसने अपने पॉइंट पर आते हुए कहा कि वह 4 बिलियन देने को तैयार है। मैं हल्की मुस्कान के साथ पीछे बैठ गया और कामली बोला, मिस्टर गु, हमारी साइकोलॉजिकल प्राइस 6 बिलियन है। यह सुनकर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया और उसने कहा, यह प्राइस बहुत हाई है। मैंने काल्मली एक्सप्लेन किया कि यह लैंड सिर्फ लोकेशन नहीं है बल्कि फ्यूचर इकोनॉमिक जोन है। यह मोडू का फ्यूचर ग्रोथ सेंटर बनेगा जहां हजारों कंपनीज आएंगी। यानी यह सिर्फ जमीन नहीं बल्कि फ्यूचर फाइनेंशियल वैल्यू है। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर शेन, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत शार्प है। मैंने हल्के से कहा, मिस्टर गु, आप भी अंडर एस्टिमेट नहीं हो सकते। इसके बाद रियल नेगोशिएशन शुरू हुई। दोनों लीगल टीम्स आमने सामने बैठ गईं और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वॉर शुरू हो गई। एक तरफ लैंड की लिमिटेशन को हाईलाइट किया गया और दूसरी तरफ फ्यूचर डेवलपमेंट वैल्यू को एक्सपैंड किया गया। करीब 2 घंटे की इंटेंस डिस्कशन के बाद फाइनली 5.2 बिलियन पर डील फाइनलाइज हो गई और पेमेंट 3 दिन में क्लियर करने पर अग्रीमेंट हुआ। गु मिंग्युआन ने ग्लास उठाकर कहा, गुड कोऑपरेशन। मैंने भी ग्लास रेज करके हैंडशेक किया और डील ऑफिशियली क्लोज हो गई। लीगल टीम ने फाइनल कॉन्ट्रैक्ट डबल चेक किया ताकि कोई लूप होल न रहे। मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा और साइन कर दिया। उसके तुरंत बाद दूसरे साइड ने भी साइन किया और सिर्फ 15 मिनट में 3 बिलियन कैश ट्रांसफर हो गया। गु मिंग्युआन ने हाथ मिलाकर कहा, बाकी पेमेंट 3 दिन में। मैंने काल्मली कहा, मिस्टर गु, फ्यूचर में कोऑपरेशन की उम्मीद रहेगी। इसके 1 घंटे के अंदर ही न्यूज वायरल हो गई कि जीमिंग रियल एस्टेट ने मोडू डेवलपमेंट जोन की कोर लैंड 5.2 बिलियन में एक्वायर कर ली है और उसी के साथ कंपनी के स्टॉक्स तेजी से राइज करने लगे। मार्केट में हलचल मच गई। वहीं दूसरी तरफ वेन जी ये न्यूज देखकर हल्की हंसी के साथ बोली, ये लोग सच में फास्ट हैं। मैंने सोफा पर रिलैक्स्ड होकर कहा, ये उनका सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये लैंड उनके लिए
सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सर्वाइवल वेपन थी। अगर ये डील फेल होती तो उनकी कंपनी कोलैप्स हो सकती थी, लेकिन अब सिचुएशन स्टेबलाइज हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सू मुयन की कंपनी के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में लोग इस न्यूज पर बात कर रहे थे। सुना है शेन यान्सी ने लैंड बेचकर 5.2 बिलियन कमाए। कोई बोला नहीं शायद 10 बिलियन। सब शॉक्ड थे। माहौल में सरप्राइज और जेलसी दोनों था। कॉर्नर में बैठा लिन जियांग का चेहरा पूरी तरह पेल हो चुका था। उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि जो आदमी उसे वीक लगता था अब वो बिजनेस वर्ल्ड में मॉन्स्टर बन चुका है। और धीरे धीरे ये समझ आ रहा था कि असली गेम अभी सिर्फ शुरू हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ कहानी पूरी तरह बदल रही थी, क्योंकि एक तरफ मैंने एक ही ट्रांजैक्शन में जेनरेशनल वेल्थ बना ली थी, वहीं दूसरी तरफ लिन जियांग अपने फोन को घूर रहा था और उसके चेहरे पर एंग्जाइटी और फियर साफ दिख रहा था। उसका पूरा पैसा एक राइजिंग स्टॉक में फंसा हुआ था। उसके माइंड में सिर्फ यही चल रहा था कि अगर ये स्टॉक ऊपर गया तो वह बच जाएगा, लेकिन अगर नीचे गिरा तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। उसी समय कैपिटल मार्केट के दूसरे साइड एक लग्जूरियस विला में कुछ लोग सेलिब्रेशन मूड में थे और कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे ऑलमोस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। लेकिन रात का माहौल और ज्यादा हैवी हो गया। जब लिन जियांग अपने सोफा पर बैठा हुआ रेस्टलेस था, उसके एक्सप्रेशंस बार बार बदल रहे थे। तभी डोरबेल बजती है और वह तुरंत उठकर दरवाजा खोलता है और बाहर उसका एक फ्रेंड आता है जो थोड़ा कंफ्यूज टोन में पूछता है, ब्रो वांग क्या हुआ, तुम इतने नर्वस क्यों हो? लिन जियांग बिना कुछ कहे उसे अंदर लाता है और फिर सडनली पूछता है क्या उस स्टॉक में सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसकी वॉइस में क्लियर टेंशन थी। उसका फ्रेंड हल्के कॉन्फिडेंस के साथ कहता है डोंट वरी ब्रो, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी ऊपर जा रहा है और मार्केट में लोग इसके पीछे क्रेजी हैं, तुम बस घर बैठकर पैसे गिनने की तैयारी करो। ये सुनकर लिन जियांग थोड़ी देर रिलैक्स हो जाता है और पूछता है अब कितना प्रॉफिट हो सकता है? फ्रेंड कैजुअली कहता है लगभग 2 मिलियन। लेकिन जैसे ही ये सुनता है लिन जियांग सडनली सीरियस हो जाता है और कहता है देन सेल इट नाउ। उसका फ्रेंड शॉक होकर पूछता है अभी तो सिर्फ 2 मिलियन मिलेगा। लिन जियांग कुछ सेकंड साइलेंट रहता है और फिर फर्म वॉइस में कहता है सेल इट, एटलीस्ट मनी सेफ रहेगा। लेकिन फ्रेंड उसे समझाता है कि अभी फ्राइडे नाइट है और मार्केट क्लोज्ड है, मंडे से पहले सेल नहीं हो सकता। यह सुनकर लिन जियांग और ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है और पूरे रूम में घूमने लगता है। दूसरी तरफ अगली सुबह मैं धीरे से उठता हूँ और देखता हूँ कि वैन जी अभी भी सो रही है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता और फोन चेक करता हूँ। तभी स्टॉक मार्केट न्यूज देखकर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी गिरना शुरू हो चुका था। मैं कामली सोचता हूँ कि बिग प्लेयर्स ने पहले ही एग्जिट कर लिया होगा, लेकिन उन्होंने हाई प्राइस का वेट नहीं किया और मैंने भी पहले ही एग्जिट कर लिया था, इसीलिए मुझे कोई नुकसान नहीं था। दूसरी तरफ लिन जियांग अपने फोन को लगातार रिफ्रेश कर रहा था और हर बार स्क्रीन पर गिरता हुआ ग्राफ देखकर उसका फेस और ज्यादा पेल होता जा रहा था। उसके अंदर पैनिक बढ़ता जा रहा था और वह खुद से कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तुरंत ब्रोकर को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं उठता। फिर से ट्राई करता है लेकिन फिर भी नो रिस्पॉन्स। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और वह ऑलमोस्ट पैनिक में अपने क्लोथ्स पहनकर बाहर भागता है। कुछ ही देर में वह ब्रोकर के घर पहुंचता है और बिना सोचते हुए डोर को किक कर देता है। अंदर से 2 विमेन की आवाज आती है और ब्रोकर बेड पर कंफ्यूज्ड हालत में बैठा होता है। जैसे ही वह उसे देखता है लिन जियांग का गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है और वह चिल्लाकर पूछता है तुमने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या हो रहा है? वह अपना फोन उसके सामने फेंकता है। ब्रोकर शॉक होकर स्क्रीन देखता है और उसे समझ आने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है। स्टॉक तेजी से गिर रहा था और यह नॉर्मल करेक्शन नहीं था बल्कि डेलिब्रेट मार्केट क्रैश जैसा लग रहा था। ब्रोकर का माइंड ब्लैंक हो जाता है क्योंकि उसे साफ समझ आ जाता है कि किसी बड़े लेवल पर गेम खेला गया है और अब नुकसान रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। और वहीं उस मोमेंट पर लिन जियांग के लिए यह साफ हो गया कि उसका पूरा गैम्बल अब उसके खिलाफ टर्न हो चुका था और जिस मनी को वह फ्यूचर समझ रहा था वही अब उसके कोलैप्स की शुरुआत बन चुका था।